ये लड़का इतना स्ट्रांग है कि इस दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि वह बस एक सीधा साधा कम लेवल का मामूली इंसान है, लेकिन वह एक ड्रैगन को अपने खाली हाथों से हरा देता है क्योंकि वह अपनी तलवार भूल गया था। वह मॉन्स्टर्स को ऐसे ही मार देता है, उन पर पत्थर फेंक कर, और उसकी तलवार अकेले ही इतनी भारी है कि बड़े लेवल के हंटर्स उसे हिला भी नहीं सकते। फिर भी वह उसे आसानी से उठा लेता है, और उस पर थोड़ा और वजन भी हो, जैसे कोई हंटर उस पर लटका हो। तो वह इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि एक सिस्टम एरर की वजह से वह नरक में 20-22 साल तक फंसा रहा, जहां उसके आसपास एंडलेस लेवल बढ़ाने वाले मॉन्स्टर्स थे और वह उनके बीच जिंदा रहा। रायू हनबेन, एक जवान लड़का, खुद को पाता है एक सुनसान जगह पर एक जानवर से लड़ते हुए, जिसे थेलहरत्ना लतना कहते हैं। उसे याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंचा, उसे बस अपनी जान बचाने की फिक्र है। एक बीस्ट डॉग से लड़ते हुए वह एक पत्थर का इस्तेमाल करता है, यह सोचकर कि वह जानवर मर जाएगा, लेकिन वह जानवर फिर से खड़ा हो जाता है और एक तरफा लड़ाई में हावी रहता है। जब वह एक चट्टान से गिरने वाला होता है, तब सिस्टम हेलडॉग की जानकारी दिखाता है, बताता है कि यह थेलहलटना का सबसे कम लेवल का मॉन्स्टर है। इसकी ताकत एक बिना हथियार वाले बड़े आदमी जैसी है। सिस्टम यह भी बताता है कि प्लेयर हेलडॉग या किसी भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मारकर लेवल अप कर सकता है। वह परेशान है, सोच रहा है कि सब कुछ कब खराब होना शुरू हुआ। वह यह भी सोचता है कि क्या वह किसी फैंटेसी वीडियो गेम में फंसा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। हनबिन हर दिन दोपहर को उठता था। उसे 3 महीने पहले ही अपनी मिलिट्री सर्विस से छुट्टी मिली थी और उसे लगा कि उसके पास थोड़ा आराम करने के लिए काफी वजहें हैं। उसे लगा था कि मिलिट्री सर्विस खत्म होने के बाद वह आसानी से समाज में घुल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पिछले 3 महीने बस एक अंधेरा थे। उसमें कुछ नहीं बदला, चाहे उसने 2 साल मिलिट्री में काम किया हो। एक आम दिन, जब वह आमतौर पर आलसी बना हुआ था, वह अचानक एक खाली जगह में बुलाया जाता है। उसे एक से ज्यादा आवाजें उस खाली जगह में गूंजते हुए सुनाई देती हैं। जब वह अपनी मौजूदगी पर सवाल कर रहा होता है, वह आवाजें चोजन वंस के बारे में बातें कर रही हैं, मतलब कि उनके सामने खड़े कुछ लोग 7 बिलियन इंसानों में से चुने हुए लोग हैं। अचानक एक आवाज सभी प्लेयर्स को गाइडलाइंस भेजने के लिए कहती है, लेकिन प्लेयर जवाब नहीं देता। लेकिन दूसरी आवाज इस बात के खिलाफ है, कहती है कि ये आइडिया बहुत नकली लगता है। वह सोचता है कि ये आवाजें क्या बात कर रही हैं और अगर ये भगवान नहीं है तो कौन है। पहली आवाज दूसरी आवाज को जवाब देती है, कहती है कि ये उनकी सिचुएशन को समझने के लिए काफी मोटिवेशन और मदद देता है, क्योंकि ये पहले के चोजन वंस के साथ पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। दूसरी आवाज फिर गाइडलाइंस भेजना शुरू करती है, लेकिन दूसरी आवाज कहती है कि उसने हनबिन को गाइडलाइंस भेजने में गलती कर दी है और उन्हें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि गलती सिर्फ एक चोजन वन के साथ हुई है। इसके बाद चोजन वन नंबर 398 को थेलहलतना की दुनिया में भेज दिया गया। कुछ देर बाद हनबिन को मरे हुए हेल डॉग को बेरहमी से मारते हुए दिखाया जाता है। उसने 1 लेवल के मॉन्स्टर को मारकर 13 एक्सपीरियंस हासिल किया है। फिर भी वह अंदर से हिल गया है। उसे याद है कि उसे 3 महीने पहले छुट्टी मिली थी। वह सोचता है कि उसका और उसके माँ बाप का क्या होगा। वह बस इस बात से दुखी है कि उसने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया। चोजन वन कोई भी हो सकता था। कितने ही लोग मिलिट्री सर्विस से बच जाते हैं, उन्हें क्यों नहीं चुना गया? उसे सिस्टम से एक अलर्ट मिलता है, बताता है कि उसके पास थेलहलटना में अपनी करंट स्टैट्स के साथ जिंदा रहने का 5% से भी कम चांस है। सिस्टम उसे एक दूसरा ऑप्शन देता है, जो है अपनी जिंदगी खत्म करना। वह उन एंटिटीज पर गुस्से में है जिन्होंने उसे वहां भेजा था। दूसरा ऑप्शन देखकर वह सोचता है कि क्या मरने के बाद उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। वह शांत रहने की कोशिश करता है और सच्चाई को मान लेता है कि उन्होंने उसे इस दुनिया में नहीं भेजा होता। अगर उनका चोजन वंस को घर वापस भेजने का प्लान होता, उसे यह भी पता है कि चाहे उसे पसंद हो या न हो, अगर वह मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। एक पल दुखी होने के बाद वह अपनी हिम्मत और लड़ने की भावना वापस पाता है और उसकी ताकत बढ़ जाती है। सिस्टम उसे एक स्किल क्लास चुनने के लिए कहता है, जिसे वह एक जरूरी चॉइस मानता है, क्योंकि उसके लिए मुट्ठी से लड़ना कभी ऑप्शन नहीं रहा। वह वॉरियर क्लास देखता है, जो यूजर को अलग अलग मार्शल आर्ट्स से लड़ने की इजाजत देता है। लेकिन क्योंकि ये कोई गेम नहीं है, वह लॉन्ग डिस्टेंस कॉम्बैट क्लास चुनने का फैसला करता है। वह मैजिशियन बनना चाहता है, लेकिन उसकी चॉइस रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसमें चुनी हुई क्लास के लिए कैपेबिलिटी नहीं है। परेशान होकर वह फिर मैजिक सोर्ड्समैनशिप और प्रीस्ट को चुनता है, लेकिन उसकी चॉइस दोनों बार रिजेक्ट हो जाती है। वॉरियर क्लास नहीं चुनना चाहते हुए भी वह आखिर में उसे ही चुनता है। वह ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करता है और दूर से लड़ने का तरीका ढूंढने का प्लान बनाता है। जब वह वेपन सिलेक्शन विंडो से एक बर्छा चुनता है, लेकिन कुछ एरर्स की वजह से सिस्टम खराब हो जाता है और लॉन्ग स्वॉर्ड को उसके बिगिनर के हथियार के रूप में चुन लेता है। सिर्फ गुस्से में वह सोचता है कि वह उन एंटिटीज की मर्जी के हिसाब से काम नहीं करेगा, लेकिन वह सबसे ज्यादा मरना नहीं चाहता। इस तरह उसकी लेवल अप करने की न खत्म होने वाली नरक जैसी जिंदगी शुरू हुई। वह तलवार घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे घुमाने में कामयाब नहीं होता क्योंकि वह बहुत कमजोर है और तलवार भी लॉन्ग स्वॉर्ड है। उसे थेलजालटना आए हुए 7 दिन हो गए हैं। जब से वह यहाँ आया है, उसने गाइडलाइन से कई बार पूछा है कि वह घर कैसे वापस जा सकता है, लेकिन हर बार वह चुप रही है और उसे नहीं पता कि क्या यह सिस्टम में बग की वजह से है
कुछ भी हो, वह जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। जिन मॉन्स्टर्स से वह लड़ता है वह हमेशा हेल डॉग्स होते हैं। अगर उसने इस दुनिया में आने के बाद कुछ सीखा है तो वह ये है कि हेल डॉग्स भी लेवल अप करते हैं। वह देख रहा है कि ये मॉन्स्टर्स उससे डरने लगे हैं। जिंदा रहने की कोशिश करते हुए भी वह दुश्मनों से घिर रहा है। ये मॉन्स्टर्स उससे लड़ने के आदी हो रहे हैं जैसे वह उनसे लड़ने का आदी हो रहा है। वह एक ऐसा अटैक करने की कोशिश करता है जिसका अंदाजा न लगाया जा सके, लेकिन जिस हेल डॉग से वह लड़ रहा है वह उसे एक किताब की तरह पढ़ लेता है और उसके अटैक से बच जाता है। हेल डॉग फिर उस पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे हवा में ही मार देता है, उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसे 22 एक्सपीरियंस रिवॉर्ड के रूप में मिला, जो उसके टोटल एक्सपीरियंस 282 में जुड़ जाता है। उसने हेल डॉग को स्टैब स्किल का इस्तेमाल करके मारा, जो उसे लेवल 2 पर आने के बाद मिली थी। हनबिन को गाइडलाइंस काफी हेल्पफुल लगती हैं, क्योंकि जब वह उन्हें देखता है तो उसकी जानकारी बढ़ती है और वह इस दुनिया के बारे में और सीखता है, जैसे हेल डॉग्स के मांस और खून के फायदे, जिसमें फैट्स और जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं और नमी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स और जरूरी मिनरल्स होते हैं। लेकिन उनके हिंसा वाले नेचर के उल्टा उनके दांत और पंजे जल्दी ही बेकार हो जाते हैं और जल्दी ही इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आखिर में वह यह निष्कर्ष निकालता है कि यह दुनिया नकली तरीके से बनाई गई है और उसे यहाँ लाने का कोई वजह जरूर होगा। उसे याद है कि 7 बिलियन कैंडिडेट्स थे और सोचता है कि बाकी चोजन वंस को कहाँ भेजा गया। जैसे ही वह दूसरे चोजन वंस के बारे में सोच रहा होता है, गाइडलाइन उसे बताती है कि वह करंट एरिया रॉक माउंटेन्स को तब छोड़ सकता है जब वह लेवल 5 पर पहुंच जाएगा और दूसरे चोजन वंस से मिलेगा। रॉक माउंटेन्स स्टार्ट जोन है जहां मरने की दर कम है और एक्सपीरियंस हासिल करना काफी आसान है। कम लेवल के मॉन्स्टर्स इस एरिया में घूमते हैं और सेफ जोन्स में दिखने वाले मॉन्स्टर्स की स्टैट्स मैच होती है। गाइडलाइंस उसे दूसरे चोजन वंस से मिलने का हुक्म देती है और जब वह दोबारा लेवल 20 पर पहुंच जाएगा तो वह थेल्हालटना मैप को कंप्लीट कर पाएगा और लटना कॉन्टिनेंट जा पाएगा। सिस्टम ने जो भी जानकारी दी वह उसके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा थी। उसे गाइडलाइंस की हर बात याद आती है। इसके बाद वह गाइडलाइंस से पूछता है कि उसे वहां क्या करना है, लेकिन सिस्टम एरर की वजह से जवाब नहीं दे पाता। उसे पहले ही पता चल गया था कि मॉन्स्टर्स भी लेवल अप करते हैं, लेकिन उसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि क्या वह घर वापस जा सकता है। उसे पक्का पता है कि वह अपनी गाइडलाइंस पर भरोसा नहीं कर सकता और इस दुनिया के बारे में जानने के लिए उसे रॉक माउंटेन्स छोड़ने होंगे। उसके बाद वह हेल डॉग्स ढूंढने लगा और शिकार करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि हेल डॉग्स उसके साथ ही स्ट्रांग होते जाते हैं, इसलिए उन्हें हराना उसके लिए आसान नहीं होता। जब उसने और 22 एक्सपीरियंस हासिल किया तो उसका टोटल एक्सपीरियंस इतना हो गया कि वह जरूरी एक्सपीरियंस तक पहुंच गया और लेवल अप हो गया। उसे साइड स्लैश स्किल भी मिली। वह बढ़ते हुए हेल डॉग्स का सामना करता रहा। एक लेवल 3 का हेल डॉग एक बिना हथियार वाले नए वॉरियर जैसी ताकत रखता है। वह लड़ने के साइकिल से गुजरा, घायल होना, हेल डॉग्स को मारना, खाना और सोना, और 27वें दिन तक उसने कई हेल डॉग्स को मार दिया था और 3 स्किल्स सीख ली थी, स्टैब, साइड स्लैश और वर्टिकल स्लैप। उसके शरीर पर उसकी बढ़ी हुई स्टैट्स का असर दिखने लगा है। यहाँ तक कि 2 हाथों वाली लॉन्ग सोर्ड, जिसे पहले उठाना मुश्किल था, अब आसानी से घुमाई जा सकती थी। इस दुनिया में कोई भी अपनी मेहनत का नतीजा देख सकता है। यह बात कहने के तुरंत बाद उसे गाइडलाइन से एक शॉकिंग मैसेज मिलता है। बताता है कि वह लेवल 1 पर वापस आ गया है। वह इस मैसेज से परेशान न होने का फैसला करता है और सोचता है कि यह बग्ड होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि यह मैसेज सच है। हैरानी की बात है कि उसकी स्टैट्स ठीक हैं। पहले तो उसे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसे थोड़ी परेशानी हुई। पहले उसने चीजों को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखने की कोशिश की, खुद को समझाया कि क्योंकि वह सेफ जोन में था, हेल डॉग्स भी लेवल 1 के होंगे। उसे लगा कि वह ज्यादा स्टैट्स आसानी से हासिल कर सकता है, लेकिन नहीं, वह गलत था। हेल डॉग्स अपने लेवल्स के बावजूद स्ट्रांग होते जा रहे थे। वह हर लड़ाई में अपनी जान दांव पर लगाता रहा। उसने अपनी हिम्मत पर भरोसा किया। उसे लगा कि अगली बार काम बन जाएगा। उसे यकीन था कि वह कर लेगा और चलता रहा। वह हेल डॉग्स को मारता रहा जो स्ट्रांग होते जा रहे थे और अपना एक्सपीरियंस चेक करता रहा। इस बार वह पिछले 7 सालों से एक नरक जैसी जगह में रह चुका है, लेवल 1 से 4 तक के लेवल्स में एक न खत्म होने वाले साइकिल में। चोजन वंस की उम्र नहीं बढ़ती और उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग एबिलिटी की वजह से उनके सारे जख्म एक दिन में ठीक हो जाते हैं। लेवल 1 पर वापस आने से उसकी स्टैट्स कम नहीं होती, लेकिन वह कोई नई स्किल नहीं सीख पाया क्योंकि वह लेवल 4 से आगे नहीं बढ़ पाया। उसके पास सिर्फ स्टैब, साइड स्लैश और वर्टिकल स्लैश स्किल्स थी। हेल डॉग्स स्ट्रांग होते गए जैसे उसकी स्टैट्स बढ़ती रही। सिस्टम स्ट्रांग मॉन्स्टर्स को इसलिए रखता है ताकि चोजन वन स्ट्रांग हो सके, लेकिन उसे लगता है कि मॉन्स्टर्स बस मरने के लिए हैं। हालांकि यही बात उसके बारे में भी कही जा सकती है। आवाजों ने चोजन वंस को गाइडलाइंस भेजने का काम पूरा कर लिया है जो उन्होंने पहले शुरू किया था। ये आवाजें इस मिशन को जैरन लाटना का 5वां ऑपरेशन कहती हैं। एक आवाज बताती है कि वह इसकी आदी हो चुकी है क्योंकि यह उनका 5वां बार है जब वह मिशन शुरू कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि चाहे ये दूसरी दुनिया हो, प्लेयर्स को आमतौर पर 1 साल लगता है इसे क्लियर करने में। वह इस बार कुछ यूजफुल प्लेयर्स की उम्मीद कर रहे हैं। इंस्पेक्ट करते हुए एंटिटी को अचानक एक टूटी हुई दुनिया मिलती है।
और पता चलता है कि हनबिन उसमें लॉग्ड है। सबकॉन्शियस में हानबिन सोचता है कि वह घर वापस आ गया है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह आधा सोया होता है, हनबिन गाइडलाइन में दूसरा ऑप्शन चुनने वाला होता है और अपनी जिंदगी वह झटके से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि उसे हेल डॉग्स मारते हुए करीब 10 साल हो गए हैं। वह एक चट्टान से गिरा और जिंदा बच गया, जिससे पता चलता है कि गिरने से उसे कोई नुकसान नहीं होता। सालों की ट्रेनिंग के बाद भी वह अभी भी लेवल 1 पर है, या फिर वह लेवल 5 पर पहुंचने वाला होता है तो वापस लेवल 1 पर आ जाता है। इसके अलावा वह दूसरा ऑप्शन चुनने से ज्यादा दूर नहीं है अपनी जिंदगी खत्म करने से। वह खुद को शांत करता है क्योंकि इस पर कई बार परेशान होने से कुछ नहीं होगा। वह अभी भी सोच रहा है कि क्या अपनी जान लेने के बाद उसे घर वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि वह मर सकता है। वह अपनी जिंदगी को वर्थ इट बनाने की सोचता है। एक वक्त पर उसने इस दुनिया में कितने दिन हो गए हैं ये गिनना छोड़ दिया। उसे नहीं पता कि उसे आए हुए कितना टाइम हो गया है, 5 साल या शायद 7 साल। इस दौरान उसने एक हॉबी बनाई और काम भी ढूंढ लिया। अकेले जिंदा रहना आसान काम नहीं है, लेकिन यह मुश्किल माहौल उसे पल भर के लिए भी सोने नहीं देता। यह सच्चाई है। वह अपनी सिचुएशन नहीं बदल सकता और खुद को उन कामों में लगा देता है जो वह कर सकता है। उसने मलबे और पत्थरों से एक घर बनाया और हर दिन लगन से जिया। सीधी बात है, अब वह गुस्से में नहीं रहता। जब एक बहुत बड़े हेल डॉग ने उसका घर तोड़ दिया जिसे बनाने में उसे 3 साल लगे थे, तो वह और उसके साथ बदला लेने के लिए एक तेज लड़ाई में लग गया। ये बड़े हेल डॉग्स बहुत शोर करते हैं और उनका स्वाद भी अच्छा नहीं होता, लेकिन उनका लगातार शिकार करके उसने उन्हें हराने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी सीख ली है। एक बार शुरू होने पर ये हेल डॉग्स एक बड़े अटैक से शुरुआत करते हैं और उनकी ब्रेथ स्किल से बचना मुश्किल है क्योंकि अटैक का एरिया बड़ा होता है। तो वह बस अपने शरीर को तैयार करता है और अपनी ताकत से उसे रोक देता है। अपने दुश्मन को बेपरवाह देखकर हैरान हेल डॉग फिर तेजी से थंडरबोल्ट्स, लाइट और फायर मैजिक करता है, क्योंकि इनसे लगना दर्दनाक होता है। वह उन्हें मिट्टी की बड़ी दीवारों से रोक देता है और फिर फाइनल कट का इस्तेमाल करता है। लेकिन वह तलवार चलाने में बहुत अच्छा नहीं था और न ही उसके पास कोई और स्किल थी, क्योंकि उसका लेवल नहीं बढ़ता था। 3 स्किल्स को हजारों बार इस्तेमाल करने के बाद उसने उन्हें एक स्किल में मिला दिया है जिसे क्रॉस इम्पैक्ट कहते हैं। ये कोई असली स्किल नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं है जो इस हिट के इम्पैक्ट को सह सके। वह एंटिटी जिसने कैंडिडेट्स को गाइडलाइंस भेजने में गलती की थी। ये जानकर हैरान है कि हनबिन 22 साल से थेल्हा लतना में फंसा हुआ है, जबकि दूसरी जनरेशंस लतना की अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। एंटिटी परेशान है क्योंकि अगर उसके सुपीरियर्स को पता चला तो वह कोई बहाना नहीं बना पाएगी। वह उसे मार भी नहीं सकती, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे उससे निपटने का एक तरीका मिल जाता है। कहीं और हनबिन हेल डॉग खा रहा है। उसे हमेशा एक हवा का झोंका महसूस होता था जब भी वह लेवल 4 पर पहुंचता था। उसे कुछ स्वादिष्ट और इंसानी बातचीत की इच्छा है। एक और बात जिसके बारे में वह सोचता है वह है उसकी उम्र। सब कुछ होने के बावजूद वह ऑप्टिमिस्टिक है कि एक दिन वह बाहर निकल जाएगा। अचानक एंटिटी थेल हलतना दुनिया को मुक्के मारना शुरू कर देती है। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर भी एंटिटी उसके रिकॉर्ड्स और दुनिया को खत्म करना चाहती है। एंटिटी दुनिया को इसलिए बर्बाद कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि हनबिन लेवल 4 पर है और जल्दी मर जाएगा। उसके पास कोई बैकग्राउंड प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स नहीं है। इसी बीच हानबिन एंटिटी को अपनी दुनिया बर्बाद करते हुए देख रहा है। उसे थेलहलतना के पूरा होने का नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी ही सिस्टम चोजन वंस को उनके डेजिग्नेटेड लेवल पर भेजना शुरू करता है। कहीं और एक ड्रैगन अदरवर्ल्डली डीमंस के आने से परेशान लगता है। इतने समय तक जो हानबिन ने देखा वह आम बात बन गई थी। लाल आसमान जहां सूरज कभी उगता या डूबता नहीं, जमीन पर सूखी पेड़ की डालियों के झुंड और नरक के पत्थरों से भरे पहाड़ पर फंसा होना। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह ग्रे लूट किंगडम के साउथ ऑफ फॉरेस्ट में है, नॉर्दर्न लैटिना कॉन्टिनेंट में। आदमी को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन उसे पता है कि यह घर नहीं है, फिर भी उन खराब पहाड़ों से बेहतर है। उसे अजीब लगता है कि वहां पहुंचते ही वह अचानक लेवल 5 पर आ गया और उसे कम्युनिकेशन स्किल मिल गई। उसे याद है कि लटना कॉन्टिनेंट आने के लिए उसे लेवल 20 पर होना जरूरी था और सोचता है कि क्या सिस्टम अभी भी बग्ड है। इसके अलावा उसे एक नई गाइडलाइन विंडो दिखती है जो उसे एक आखिरी मिशन देती है, लटना की 6 देवियों में से एक को मारना। अगर वह कामयाब होता है तो उसे कई रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे हमेशा जवान रहना और अमर होना, स्टैट्स के साथ अर्थ पर वापस भेजा जाना और उसकी 3 इच्छाएं पूरी होना। एक और विंडो कुछ बातें बताती है जिन पर इस मिशन में हिस्सा लेते वक्त ध्यान देना है और उसे इस दुनिया के लोगों से अपनी पहचान छुपाने की चेतावनी भी देती है। सबसे पहले उसे ऑनप्रीज के कॉर्पोरेट सिटी में हंटर्स गिल्ड में रजिस्टर करना होगा। ड्रैगन आता है, उसे एक गंदा अदरवर्ल्डली डीमन कहकर गाली देता है क्योंकि उसने घुसपैठ की है। वह लड़ने की पोजीशन में आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी तलवार नदी के दूसरे किनारे पर बहुत दूर है, क्योंकि वापस दौड़कर तलवार पकड़ना रिस्की है। वह खाली हाथ अटैक करने का फैसला करता है। जब मुक्का ड्रैगन के शरीर पर लगता है वह हैरानी से हवा में उड़ जाता है। फिर ड्रैगन के बारे में एक छोटा सा एपिलॉग बताया जाता है।
यह ड्रैगन खुद अदरवर्ल्डली इंसानों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है। बहुत पहले एक शानदार ड्रैगन आसमान में उड़ता था, एक्स रेड किंगडम के ड्रैगन नाइट्स की सेवा करता था। उस ड्रैगन माउंट का नाम एफर था और वह नाइट्स का बहुत बड़ा गर्व था। लेकिन उस पर एक बड़ी मुश्किल आई। यह किंगडम के प्रिंस के रूप में आई जो उस पर सवारी करना चाहता था। लेकिन ड्रैगन पर सवारी करना आसान काम नहीं था और आखिर में प्रिंस गलती से ड्रैगन से गिर गया और मर गया। इस वजह से प्रिंस मर गया। उसके बाद एफर के बेचारे नाइट को मार दिया गया और वह खुद दूसरे अच्छे नाइट्स की मदद से किंगडम से भाग गई। अकेली ड्रैगन जो अब जंगल में रहती थी, उसे दुखी होने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि जंगल में बहुत सारे अदरवर्ल्डली इंसान अक्सर दिखाई देते थे। लेकिन ट्रेनिंग मिलने के बावजूद वह इतनी अच्छी थी कि उसने कभी अपने दुश्मनों को नहीं मारा। तभी कई अदरवर्ल्डली हंटर्स इकट्ठे हुए उसे पकड़ने के लिए। उसने सोचा कि अदरवर्ल्डली इंसानों को जिंदा छोड़ना गलत आइडिया था। उसके पास अदरवर्ल्डली इंसानों का शिकार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह गलतफहमी दूर करती है, उसे बताती है कि वह ड्रैगन नहीं बल्कि वाइवर्न है। ड्रैगन्स के 4 पैर होते हैं और उनके पंख कंधों पर होते हैं, जबकि वाइवर्न्स के पंख अगले पैरों पर होते हैं। वह हार मान लेती है और उसे जाने देने की रिक्वेस्ट करती है। वह उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह दूसरी दुनिया से है। वह कहती है कि वह सिर्फ देखकर नहीं बता सकती, लेकिन जब वह मरते हैं तो उनके शरीर गायब हो जाते हैं। इसके अलावा लाटनियंस शायद ही कभी इस जंगल में आते हैं। वह सोचता है कि क्या वह उसे अदरवर्ल्डली इंसान समझती है। अगर वह उसके अपीयरेंस से कुछ सस्पेक्ट नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि कोई भी उसके अपीयरेंस से उसकी पहचान नहीं जान पाएगा। वह उससे पूछता है कि क्या यह ग्रे लुट किंगडम का साथी फॉरेस्ट है। उसने बताया कि ग्रे लुट फॉरेस्ट बहुत पहले बर्बाद हो गया था, अब इसे एक्स रेड किंगडम कहते हैं। वह रियलाइज करता है कि उसकी गाइडलाइंस अपडेट नहीं हुई हैं और परेशान है सोचकर कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। वह दया की भीख मांगती है, उसे माफ करने को कहती है। उसे लगता है कि उसने उस पर अटैक करने के बजाय चुप रहना चाहिए था और उसकी मिन्नतें ठुकरा देता है। वह उसे अदरवर्ल्डली डीमन कहती है और मानती है कि उसने इस वजह से उस पर अटैक किया था। वह उस पर गुस्सा करता है। डर कर वह बताती है कि देवी ने ही अदरवर्ल्डली इंसानों को डीमंस कहा था। वह इस जानकारी से थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। वह उससे सब कुछ डिटेल में बताने को कहता है। वह बताती है कि लटीना में अदरवर्ल्डली इंसान 40 साल पहले दिखने शुरू हुए थे। वह अचानक बीच में रुक जाती है और फिर से उसे घर जाने देने की डिमांड करती है क्योंकि उसे कुछ दवाई लगानी है। वह गुस्से में आ जाता है और उसे फिर से मारने की धमकी देता है। यह धमकी उसे आगे बोलने पर मजबूर करती है। वह बताती है कि पहले अदरवर्ल्डली इंसान और लैटिनियंस आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन वह समय ज्यादा देर तक नहीं चला और अदरवर्ल्डली इंसानों ने लैटिनियंस को मारना शुरू कर दिया अपना लेवल बढ़ाने के मकसद से। ज्यादा पावरफुल लोगों ने मिलकर ग्रेट अर्थ बनाया, एक ग्रुप देवी को मारने के लिए। वह बताती है कि अदरवर्ल्डली इंसान स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वह अपने दुश्मनों को मारकर आसानी से लेवल अप कर सकते हैं, जो ड्रैगन्स के लिए नई बात नहीं है। उनसे लड़ने का कोई तरीका नहीं था जब उनका लीडर लेवल 100 पर था, तो उनके आने से पहले कॉन्टिनेंट के 4 हीरोज ने अदरवर्ल्डली इंसानों को पल भर में मार दिया। यह हीरोज थे बरोल्ड द सोर्ड किंग, जेनोविया द आर्चमेज, गारहोन द टेरिबल और हॉलियन द ट्रांसेंडेंटलिस्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसके बाद 6 देवियों ने कॉन्टिनेंट को आशीर्वाद दिया। अर्थलिंग्स अदरवर्ल्डली डीमंस हैं जिन्होंने विकेट डीमन गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए उन्हें जल्दी मार दिया जाता है। वह उसकी अजीब तरीके से बात करने से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे अचानक किडनैप कर लिया गया और वह कई सालों तक एक पत्थर के पहाड़ पर सड़ता रहा। जब वह आखिर में बाहर निकलता है तो उसे बताया जाता है कि अगर उसकी असली पहचान पता चली तो पूरा कॉन्टिनेंट उसका दुश्मन बन जाएगा। यह सब उसके पैदा होने से पहले हुआ था, जैसा कि वह कहती है। वह कहता है कि उसे परवाह नहीं कि वह देवी के साथ डील करे या उनका चेला बने, लेकिन वह उस डीमन गॉड को मारेगा और जिंदा अर्थ पर वापस जाएगा। वह उससे कहता है कि वह किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताने दे सकता और उसे उसके बारे में कुछ करना होगा। वह प्रॉमिस करती है कि वह उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगी और एक नॉर्मल वाइवन की तरह रहेगी, ऐसे दिखाएगी जैसे उसे बोलना नहीं आता। उसकी मिन्नतों के बावजूद वह उस पर कोई रहम नहीं दिखाता। 5 दिन बाद वह साटा फॉरेस्ट छोड़ देता है और एक बहुत बड़ी कासल वॉल की तरफ बढ़ता है जो होराइजन तक फैली हुई है। ये एक्स रेड किंगडम के उत्तर में एक शहर है। इस शहर को ऑनप्रिस सिटी कहते हैं, जो बहुत बड़ा है और जहाँ बहुत सारे इंसान रहते हैं। पास में साटा फॉरेस्ट और यीफिन प्लेन्स में एक डंजन है जहाँ कई मॉन्स्टर्स लगातार दिखाई देते हैं। वहाँ ऑनप्रेस हंटर्स गिल्ड भी है जहाँ बहुत सारे हंटर्स अपनी जान दांव पर लगाकर अमीर होने की कोशिश करते हैं। जो लोग इस गिल्ड में आते हैं वह या तो हंटर्स होते हैं या फिर वह लोग जो हंटर बनना चाहते हैं या अदर वर्ल्डली बीइंग्स। जब वह गिल्ड के अंदर कदम रखता है, वहाँ के हंटर्स को हैरान कर देता है। वह बातों को इग्नोर करता है और सीधा काम की बात करता है। रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वह हंटर बनना चाहता है। ऑडियंस को और भी हैरान कर देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने असल में एफर को नहीं मारा था, बल्कि उसने उसके साथ एक डील की थी।
उसने उसकी मदद मांगी क्योंकि चाहे उसका अपीयरेंस सस्पिशियस न हो, यह बात कि उसके पास इस दुनिया के कपड़े या इक्विपमेंट नहीं है उसे पकड़वा सकती है। वह उसकी मदद करने में हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे यकीन था कि वह उसे मार ही देगा। वह उसे याद दिलाता है कि उसने अब तक लोगों को मारा है और वह एक वांटेड जानवर है, तो उसके बाहर जाकर लोगों को उसके अदर वर्ल्डली होने के बारे में बताने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके अलावा वह किसी दूसरे जिंदा इंसान के साथ ऐसी अच्छी बातचीत करके खुश था। हनबिन की बातों ने उसे याद दिलाया वह अनमोल यादें जो उसने कॉन्फ्लिक्ट से पहले अदर वर्ल्डली इंसानों के साथ शेयर की थी। उसने उसे कुछ कपड़े देकर मदद करने का फैसला किया, हालांकि वह उसके लिए थोड़े ज्यादा टाइट थे। वह उसे चेतावनी देती है कि वह कहीं भी अपने कपड़े न उतारे। जब देवियों के बारे में पूछा गया, वह उसे बताती है कि देवियां लोगों से बहुत कम मिलती हैं, लटीनियंस से भी नहीं। देवियों से मिलने के लिए या तो 4 हीरोज में से एक होना पड़ेगा या उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कोई बड़ा काम किया हो। ये कहना सही होगा कि आशीर्वाद पाने का एक ही तरीका है कि एक हंटर बनो जो डंजन मॉन्स्टर्स का शिकार करता है, जिन्हें डीमन गॉड ओम फ्लाउज ने बनाया था। हाथ के इशारों से उसने गाइडलाइन की तरफ इशारा करने की कोशिश की और उसे बताया कि गाइडलाइन में यह भी लिखा था कि उसे देवी से कांटेक्ट करने के लिए हंटर बनना होगा, एफरगुई, जिससे उसे पता चला कि वह अकेला था जो गाइडलाइंस देख सकता था। उसने समझाया कि गाइडलाइंस उस जैसे अदर वर्ल्डली इंसानों के लिए एक गाइडेंस सिस्टम है। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि उसका गाइडलाइन सिस्टम खराब है, उसे परेशान छोड़कर। अभी उसे वाइवन की बात याद आती है कि एक हंटर की लाइफस्टाइल ज्यादा फ्री होती है और उनका हाई लेवल होना इतना सस्पिशियस नहीं होता, इसलिए उसे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि उस जैसे कई दूसरे भी इसी तरीके से गुजरे होंगे। उसने उसे सिखाया कि एक फॉरेनर की तरह बिहेव न करे। वह घबराहट और चिंता से घिर गया है, वह अपने शरीर को रिलैक्स नहीं कर पा रहा। रिसेप्शनिस्ट कुछ डिटेल्स लेती है और फिर उसे ऑन प्रेस हंटर्स गिल्ड में रजिस्टर करती है। वह खुश है कि उसने हंटर के रूप में रजिस्टर करते वक्त गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया क्योंकि उसमें सजेस्ट किया गया था कि वह कहे कि वह वेस्ट के पिछले इलाकों से आया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऑन प्रेस जाने से पहले उसने उसे नॉर्थ कैम्बेल से आने को कहा था क्योंकि जो इंसान हंटर भी नहीं है वह पूरे किंगडम में कैसे ट्रैवल कर सकता है। ये सोचकर कि वह किसी दूसरे गिल्ड से ऑन प्रेस में ट्रांसफर हो रहा है, रिसेप्शनिस्ट लड़की उससे सवाल करती है। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि वह बस रजिस्टर कर रहा है। वह अकेली नहीं है जो हैरान है कि वह अभी तक हंटर नहीं है। उसके बड़े शरीर को देखते हुए, लोगों को उससे डरते हुए देखकर वह सोचता है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। जब रिसेप्शनिस्ट उसे मेजरिंग स्टोन पर हाथ रखने को कहती है तो वह सोचता है कि क्या उसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि वहां के हंटर्स ने अभी तक उस पर अटैक नहीं किया है। वह मानता है कि हंटर्स अभी भी श्योर नहीं है कि वह अदर वर्ल्डर है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसकी एबिलिटीज के हिसाब से वह सही वेरिफिकेशन बना सकते हैं। गिल्ड के रूल्स के हिसाब से उसे बस अपनी हथेली मेजरिंग स्टोन पर रखनी है। उसे शक है कि मेजरिंग स्टोन रिसेप्शनिस्ट की कोई चाल हो सकती है। उसे चिंता है कि अगर वह पकड़ा गया तो वह देवियों से नहीं मिल पाएगा, लेकिन वह सोचता है कि भाग जाना अपना राज बताने जैसा ही है। हालांकि इस जगह को तोड़ना आसान हो सकता है। वह अपना हाथ मेजरिंग स्टोन पर रखता है, उम्मीद करता है कि सब ठीक हो जाएगा और हैरानी की बात है, सब ठीक हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसकी स्टैट्स हीरोइक लेवल्स पर हैं। यहाँ है प्लॉट ट्विस्ट, वह हीरोइक लेवल स्टैट्स होने का सपना देख रहा था। असल में मेजरिंग स्टोन उसे लेवल 5 का सोर्ड्समैन बताता है, जिससे पूरी जगह हंसने लगती है। रिसेप्शनिस्ट अपने बिहेव के लिए माफी मांगती है, साफ करती है कि ज्यादातर लोग जो पिछले इलाकों से रजिस्टर करने आते हैं वह अदर वर्ल्डली इंसान होते हैं। अगर उसका लेवल ज्यादा होता तो वह बिना किसी शक के उसे एक समझ लेते। वहाँ के हंटर्स बताते हैं कि अदर वर्ल्डर्स लेवल 20 से शुरू करते हैं और कहते हैं कि वह हंटर बनना चाहते हैं, जबकि वह पहले ही हाई रैंक पर होते हैं। रिसेप्शनिस्ट 300 एक्स रजिस्ट्रेशन फीस मांगती है, जो करीब 3 मिलियन कोरियन वन है। खुशकिस्मती से उसने एफर से 400 एक्स उधार लिए थे और उसे बताया था कि वह वापस कर देगा, यह जाने बिना कि उसकी कितनी कीमत थी। वहाँ के हंटर्स उसका हाथ कांपते हुए देखकर हंसते हैं। वह बताते हैं कि अदर वर्ल्डर्स के पास बहुत पैसा होता है, जिससे वह और दुखी हो जाता है। रीसेट। रिसेप्शनिस्ट उसे उसका बिगिनर हंटर बैज देती है और उसे बताती है कि एक खोया हुआ आइडेंटिफिकेशन बैज बदलने के लिए उसे 80 एक्स लगेंगे। जब उसका लेवल बढ़ जाएगा तो वह नया लेने वापस आ सकता है। हानबिन के रैंक के साथ उसका नाम भी बैज पे लिखा है। उसने एरिक गारून के नाम से रजिस्टर किया है। गिल्ड में सबकी मौकरी के बावजूद वह मोटिवेटेड रहता है और हंटर सर्कल में अपना नाम बनाने की सोचता है, क्योंकि यहाँ से उसकी असली शुरुआत होती है। डंजन एक्सप्लोर करना चाहते हुए वह कहता है कि उसे ये मिशन के रूप में चाहिए। अचानक एक घमंडी आदमी बीच में बोलता है। हनबिन को सलाह देता है कि अगर वह अपने लेवल 5 के साथ मॉन्स्टर का खाना बनने का प्लान कर रहा है तो उसे वहीं रहना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट इस एडवेंचरर को लौडा कहती है। रिसेप्शनिस्ट के सवालों से उसे पता चलता है कि वहाँ के डंजन मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ रही है और वह पास के घरों पर अटैक कर रहे हैं। उसे बेकार हंटर्स को काम पर भेजने में अच्छा नहीं लगता और वह खुद जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसका लेवल हाई है। हनबिन लाउडा को लेवल 27 का हंटर देखता है, एफर के बराबर लेवल का, और सोचता है कि वह इतना घमंडी क्यों बिहेव कर रहा है।
वह अंदाजा लगाता है कि लौडा में इतना गर्व इसलिए है क्योंकि वह गिल्ड में सबसे हाई लेवल पर है, लेकिन उसे लगता है कि उसे उसके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि लौडा की पार्टी में एक और इंसान के लिए जगह है, और क्योंकि मिशंस अकेले पूरे करना लगभग इम्पॉसिबल है, वह रेकमेंड करती है कि मिसलेनियस काम करते हुए उसकी पार्टी के बारे में सीखना ज्यादा अच्छा होगा। वह घिन महसूस करता है सोचकर कि उसे उस घमंडी हंटर वाली पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। घमंडी हंटर बताता है कि उसने पहले ही अपनी हंटर्स पार्टी में एक न्यूबी को रिक्रूट कर लिया है, इसलिए वह रिसेप्शनिस्ट की रिक्वेस्ट को बिना सोचे समझे मना कर देता है। न्यूबी खुद को एटिस लेवल 25 का मेज बताता है, लेकिन गाइडलाइंस उसे दिखाती हैं कि वह हाई लेवल पर है, लेवल 37 का मैजिशियन। वह इसे इग्नोर करने का फैसला करता है, सोचता है कि उसका अपना कोई वजह होगा अपना असली लेवल छुपाने का। जब एटीसी उसे साइड आई करता है, वह जल्दी से अपनी आंखें हटा लेता है। जैसे ही वह यह मानने वाला होता है कि उसे लौडा की पार्टी में नहीं लिया जाएगा, तब घमंडी हंटर कहता है कि अगर ये सिगुरी रिसेप्शनिस्ट की स्पेशल रिक्वेस्ट है कि लेवल 5 के कीड़े का ख्याल रखा जाए तो वह करेगा। उसे लौडा का कमेंट थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन वह शांत रहता है। घमंडी मैजिशियन उसकी हद पार करता है, उसका मजाका उड़ाता है और फिर उसकी पीठ पर लगी तलवार छीनने की कोशिश करता है। हालांकि वह उसे हिला भी नहीं पाता। हनबिन आखिर में रिएक्ट करता है, अपनी तलवार हाथ में पकड़कर। जब वह लौडा का सामना कर रहा होता है, कोई उसे देख रहा है। हनबिन आसानी से लौडा का वजन उठा रहा है जबकि वह उसकी तलवार पकड़े हुए है। जो इंसान हनबिन को देख रहा था वह उसके पास आता है और उसे बताता है कि वह अपने शरीर से लेवल 10 वालों का भी ख्याल रख पाएगा। लौडा उस इंसान को बर्कमैन के नाम से बुलाता है और उसे कहता है कि बीच में मत। वह आदमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और हानबिन से बात करता रहता है, उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए जो उसके बड़े साइज की वजह से गिल्ड को नुकसान पहुंचा रही है। बर्कमैन उसे चेतावनी देता है कि अगर वह गिल्ड को नुकसान पहुंचाता रहा तो उसे वहां सबसे लड़ना पड़ेगा। हालांकि यह उसकी फ्रेंडली वार्निंग है, यह सोचकर कि अगर वह लड़ाई में पड़ा तो उसे निकाल दिया जाएगा। वह जल्दी से यह गलतफहमी दूर करता है कि वह किसी से लड़ना नहीं चाहता। लौडा उसे लापरवाही से अपनी तलवार घुमाते हुए देखकर डर जाता है। वह उसे बताता है कि कोई भी उस जैसे लेवल 5 वाले को अपनी पार्टी में नहीं लेगा। अंदर ही अंदर हानबिन मानता है कि वह अपने कम लेवल की वजह से कुछ नहीं कर सकता और उसने अपना ज्यादातर पैसा सिर्फ रजिस्टर करने में लगा दिया है। लेकिन बर्कमैन बताता है कि उसके शरीर से लेवल अप करना आसान होगा। वह हानबिन जैसे टोन्ड बॉडी वाले इंसान को ढूंढ रहा था और अब जब उसे एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल गया है तो वह उसे अपनी पार्टी में इन्वाइट करता है। हान लेवल 25 का इंसान लगता है, जो मानता है कि हानबिन कम लेवल का है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, वरना वह हाई लेवल हंटर होता। अदर वर्ल्डर होने की वजह से उसकी ग्रोथ रेट हाई है, जिसका मतलब है कि वह उस आदमी की पार्टी में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। पॉनप्रिस सिटी डंजन और मॉन्स्टर्स की वजह से डेवलप हुई थी। बिजनेस और ट्रेड इन मॉन्स्टर हंटर्स के आसपास घूमते हैं और शहर हंटर्स द्वारा लाए गए मॉन्स्टर मटेरियल्स से प्रोडक्ट्स बनाता है। ऑनप्रोज में शिकार करने के 2 मेन एरियाज हैं, आइफन प्लेन्स डंजन और साउथ ऑफ फॉरेस्ट का एंट्रेंस एरिया। जंगल के पास छोटे गांव हैं, लेकिन क्योंकि मॉन्स्टर्स पेड़ों से दूर बहुत कम जाते हैं इसलिए सब्जुगेशन क्वेस्ट्स बहुत कम दिए जाते हैं। लेकिन हाल ही में जंगल के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे हंटर्स ने सब्जुगेशन क्वेस्ट ज्वाइन किया है। उसके तुरंत बाद बर्कमैन और उसकी पार्टी डिवोल्क से लड़ रहे हैं, जो साटा फॉरेस्ट में रहने वाला एक हाई लेवल मॉन्स्टर है। डिवोल्क की मूवमेंट्स धीमी होती है, लेकिन उनकी पकड़ इतनी स्ट्रांग होती है कि वह एक पत्थर को भी कुचल सकते हैं और वह अपने वजन का इस्तेमाल डिसाइसिव अटैक्स करने के लिए करते हैं। बर्कमैन रोपल, ऑनप्रेस का सबसे स्ट्रांग टैंक, डिवोल्क से लड़ते हुए इनक्रेडिबल ताकत दिखाता है। जब एक डिवोल्क पिंसर अटैक करता है तो वह उसके अटैक को रोक देता है, जिससे डिवोल्क की मोबिलिटी खत्म हो जाती है। अपने टीममेट लेवल 21 के स्पीयरमैन एम्बर बॉनेट को अटैक करने का मौका देता है। बर्कमैन को डिवोल्क से बचाने के बाद वह उसका मजाक उड़ाती है कि उसे एक डिवोल्क ने पीछे धकेल दिया, कहती है कि उसे रिटायर हो जाना चाहिए। एम्बर घबरा जाती है जब उसे उसके हाथ पर एक गहरा जख्म दिखता है जो पहले डिवोल्क के अटैक से लगा था। वह उसे शांत करता है क्योंकि यह चिंता की कोई बात नहीं है। उसका कूल बिहेव करना उसे शर्मा देता है। जब वह एक प्यारा पल शेयर कर रहे होते हैं, उसकी छोटी बहन और पार्टी की हीलर एर्विन आती है और उसे ठीक करती है। अचानक एक डिवोल्क उसके पीछे आता है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचा सके, ह्यूबर्ट क्रूटल, पीछे से काम करने वाला एक सपोर्टर, उसे फायर हैमर नाम के स्पेशल अटैक से बचाता है। बर्कमैन की पार्टी सबसे नंबर 1 पार्टी है जब बात एक वेल बैलेंस्ड कोऑर्डिनेटेड टीम की आती है। वह सिर्फ ऑफेंस पर फोकस नहीं करते और उन्हें ऑन प्रेस की सबसे रिलायबल पार्टी कहा जा सकता है। बदकिस्मती से हनबिन को पोर्टर का रोल दे दिया गया है जब सब लड़ रहे हैं। वह बस देख रहा है, उसे छोड़ दिया गया है मेन लड़ाई से बाहर क्योंकि उसका लेवल कम है। लेकिन बर्कमैन की पार्टी इतनी जेनरस है कि वह प्रॉफिट्स को उसके साथ बराबर बांटती है। जब वह शांति से मेन लड़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है, लॉर्ड डिवोल्क लेवल 25 का मॉन्स्टर दिखाई देता है और उसे देख लेता है, लेकिन वह लॉर्ड डावोल्क को पल भर में खत्म कर देता है, एक पत्थर की गोली से। उसे थोड़ा बुरा लगता है जब सिस्टम उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं देता क्योंकि मॉन्स्टर का लेवल बहुत कम है।
वह पार्टी से अगली बार स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का शिकार करने देने के लिए पूछने की सोचता है। उसे बताया जाता है कि पार्टी ने शिकार करना खत्म कर दिया है और अब गैदरिंग का टाइम है। इसके बाद वह बर्कमैन और उसकी पार्टी को डिवोल्क से ऑर्गन्स निकालते हुए देखता है जिन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। एरविन एक डिवोल्क से 15x की एक मैजिक स्टोन इकट्ठी करती है और गर्व से अपने बड़े भाई को दिखाती है। बिन अपनी पार्टी को मैजिक स्टोन्स इकट्ठी करते हुए देखकर हैरान है। वह सोचता है कि अगर उसने इस दुनिया में आने से पहले यह सीन देखा होता तो वह पक्का उल्टी कर देता, लेकिन अब जब उसने इतने सारे हेल डॉग्स को काटा है तो ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। उसके लिए वह निकाले गए सामान को बिजली की तेजी से ऑर्गेनाइज करता है, बर्कमैन की पूरी पार्टी को हैरान कर देता है। जब उससे पूछा जाता है कि वह चीजें ऑर्गेनाइज करने में इतना अच्छा कैसे है, तो वह बताता है कि वह 20 सालों से यह कर रहा है, खुद को 24 साल का बताते हुए। सबसे स्ट्रॉन्ग हैंक और दूसरे ये जानकर हैरान है कि हनबिन 4 साल की उम्र से काम कर रहा है। परेशान होकर उन्होंने उसके माँ बाप के बारे में पूछा और पता चलता है कि उसे 20 साल पहले किडनैप कर लिया गया था और उसे याद नहीं कि वह कैसे दिखते हैं। डार्कमैन उसे अब अपने परिवार का हिस्सा कहता है। पार्टी फिर उसे तसल्ली देती है जिससे उसे पता चलता है कि यह लोग अच्छे हैं। वह बताता है कि वह बर्कमैन का शुक्रगुजार है कि उसने उस जैसे कम लेवल के हंटर को अपनी पार्टी में शामिल होने दिया। टैंक ये कहकर एक बॉम्बशेल गिराता है कि लेवल असल में मैटर नहीं करता, चाहे वह पिछले 5 सालों से लेवल 25 पर फंसा हुआ है। वह कहते है उसकी बात से परेशान क्योंकि बर्कमैन पहले ही लेवल 25 का हंटर है। एरविन बताती है कि सरफेस पर कोई हाई लेवल मॉन्स्टर्स नहीं है और डंजन ही वह जगह है जहां हाई लेवल मॉन्स्टर्स मिलेंगे। एम्बर कहती है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का शिकार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कभी डंजन्स जैसी जगहों पर नहीं जाएंगे। पूरी तरह हैरान हनबिन तलवार प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है जब हानबिन तलवार प्रैक्टिस के लिए तैयारी कर रहा होता है, जबकि एरविन दुखी महसूस कर रही है। इस बात से परेशान है कि सब उसे अदर वर्ल्डर मानते थे। ह्यूबर्ट उसके पीछे जाता है क्योंकि उसे अकेले भेजने की चिंता है। बर्कमैन इस आइडिया को अप्रूव करता है क्योंकि किसी को नहीं पता कब कोई मॉन्स्टर पास में आ सकता है। ह्यूबर्ट उसे जंगल में ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं मिलता। इसी बीच वह बेचैनी से ऐसे मॉन्स्टर्स ढूंढ रहा है जो उसे एक्सपीरियंस दे सके, क्योंकि हर मॉन्स्टर जिसके पास से वह गुजरता है वह लो लेवल का होता है। उसे याद आता है कि वाइवन ने उसे बताया था कि जंगल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स नहीं होते। अब जब उसने से द फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर लिया है तो उसे यकीन हो गया है। उसे लगता है कि एफर जैसे लेवल के मॉन्स्टर्स ने उसे काफी एक्सपीरियंस नहीं दिया। ये बात समझ में आती है। जैसे ही वह जाने का प्लान बनाता है उसे एक अजीब सी चीखने की आवाज सुनाई देती है जो एक नॉर्मल मॉन्स्टर जैसी नहीं लगती। वह उस दिशा में तेजी से जाता है, उम्मीद करता है कि अगर उसे वह मॉन्स्टर मिल गया तो उसका लेवल अप होने का चांस है। एक शानदार एंट्री करने के बाद वह लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे जंगल में ऑरेंज बालों वाला एक अनजान इंसान नंगा मिलता है। हनबिन जल्दी ही रियलाइज करता है कि यह इंसान एटिस है, लौडा की पार्टी का मेज। वह सोचता है कि वह साटा फॉरेस्ट में नंगा क्यों है। वह फिर हैरान होता है कि उसे अभी तक वह मॉन्स्टर नहीं मिला जो आवाजें कर रहा था, जबकि आवाज इसी दिशा से आई थी। वह माफी मांगता है और फिर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। एटिस उसे रोकता है जो उसे सस्पिशियस कहता है क्योंकि यह वह जगह नहीं है जहां उस जैसे लेवल 5 वाले को होना चाहिए। हनबिन बताता है कि उसने गुजरते हुए एक तेज आवाज सुनी थी और सोचा था कि वह एक बड़ा मॉन्स्टर होगा। वह अपनी पार्टी को लाने का बहाना बनाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से रोक दिया जाता है क्योंकि एटिस उससे सच बताने को कहता है। वह हनबिन से पूछता है कि क्या उसने मॉन्स्टर को देखा और फिर उसे अपनी मैजिक से धमकी देता है कि वह डिटेल्स बताए। हनबिन थोड़ा सीरियस हो जाता है और अपनी मैजिक वॉन्ड पकड़ लेता है। गुस्से में वह एटीसी से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और उसका और लौडा का क्या डील है। वह यह भी सोचता है कि घमंडी हंटर का पार्टी मेंबर उसे कम समझ रहा है। एटिस मानता है कि उसके शब्दों में सख्ती उसका मकसद नहीं था, वह थोड़ा अपनी इमोशंस में बह गया था। जैसे ही चीजें शांत होने वाली होती हैं और हनबिन के बारे में बुरी बातें करना शुरू कर देता है। वह बताता है कि वह उस पर गुस्से में है क्योंकि उसने पहले सिगुरी को जलील किया था और अब पार्टी की फीमेल मेंबर पर हाथ डालने का प्लान बना रहा है। एटिस मानता है कि लौडा कुछ गलत समझ रहा है। वह यह भी सोचता है कि उससे दूर रहना अच्छा आइडिया हो सकता है। वह उसका सम्मान करता है क्योंकि घमंडी हंटर काफी स्ट्रॉन्ग सोर्ड्समैन है और जो पोज वह दिखा रहा है वह बताता है कि वह एक टेक्निक करने के लिए तैयार हो रहा है। दोनों अपने एक्शन से दिखाते हैं कि उन्हें परवाह नहीं कि लौडा कितने एम्बैरेसिंग या स्ट्रॉन्ग अटैक्स दिखाता है। इग्नोर किए जाने से वह बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्सा उसकी इनक्रेडिबल ताकत दिखाने की इच्छा को बढ़ाता है। लौडा थंडर लाइटनिंग सोर्ड का इस्तेमाल करता है, उम्मीद करता है कि यह अटैक हनबिन को मार देगा, लेकिन क्योंकि हनबिन इस छोटी सी बात को बड़ा नहीं बनाना चाहता, वह माफी मांगने के लिए झुकता है और अनजाने में उसकी पीठ पर चोट लगती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। बाद में एरविन हंटर का इलाज करती है, जबकि बर्कमैन हनबिन को समझाता है कि जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। हनबिन जानता है कि यह ऐसा दर्द नहीं है जिसे माफ किया जा सके। टैंक सजेस्ट करता है कि उन्हें रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए। घायल लौडा का इलाज करने के बाद एरविन बताती है कि उसकी जान अब खतरे में नहीं है क्योंकि हनबिन उसे जल्दी उसके पास ले आया था, लेकिन एक और प्रॉब्लम लगती है।
वहां खड़े सारे आदमी चुप हो गए। गलती शायद लौडा की खुद की थी, लेकिन जो दर्द और तकलीफ वह सह रहा था उसे कोई भी शांत नहीं कर सकता था। इस हादसे की वजह से लौडा को उसके प्राइवेट पार्ट्स पर एक बड़ी चोट लगी। उस सुबह एटिस उसे ओम्प्रेस सिटी वापस ले गया। जब उसे एटिस के जेंडर के बारे में सच पता चला तो उसे उससे दोबारा सामना करने में मुश्किल हुई। वह मॉन्स्टर जिसने आवाज की थी वह नहीं मिला और हनबिन भी बर्कमैन की पार्टी में 3 महीने बिताने के बाद उसके बारे में भूल गया। अभी बर्कमैन की पार्टी ने सैदर फॉरेस्ट के सामने एक कैंप लगाया है। टैंक खुद और उसके पार्टी मेंबर्स ये जानकर हैरान है कि लौडा अकेला डंजन के अंदर गया। एम्बर को भी लगता है कि लौडा के लेवल पर अकेला डंजन के अंदर जाना सुसाइड करने जैसा है, लेकिन हनबिन को लगा था कि घमंडी हंटर का लेवल काफी हाई था। वह बताती है कि बर्कमैन इंडिजिनस मॉन्स्टर्स से लड़ने का आदी हो चुका है। उन मॉन्स्टर्स का शिकार उनके जिंदा रहने के लिए किया जाता था, इसलिए इसने उसे नेचुरली अपना लेवल बढ़ाने में मदद की। हनबिन को याद है कि एफर और लॉर्ड डेवोल्क यूनिक मॉन्स्टर्स हैं। वह सोचता है कि ये डंजन मॉन्स्टर्स नॉर्मल वालों से कितने अलग हैं। एम्बर बताती है कि वह मॉन्स्टर्स असल में इस दुनिया के नहीं हैं। वह समझाती है कि उन्हें उन डंजन्स ने बनाया है जिन्हें ईविल गॉड ओम्फ्लाउस ने बनाया था, और लेवल 30 से ज्यादा या उससे भी हाई लेवल के मॉन्स्टर्स देखना आम बात है। हनबिन को लगता है कि अगर वह पक्का लेवल 30 या उससे ज्यादा के हैं तो ये उसे लेवल अप करने में मदद कर सकता है। वह डंजन जाने का फैसला करता है, चाहे उसे जाकर ढूंढना पड़े। उसे बर्कमैन बताता है कि मॉन्स्टर्स ही एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे अदर वर्ल्डर्स भी वहां चुपके से शिकार करने जाते हैं। हनबिन को याद है कि डंजन एंट्री के लिए स्क्रीनिंग बहुत सख्त होती है, तो वह वहां जाने के बारे में भूलने की सोचता है। वह बर्कमैन से बंटवाता है कि लौडा शायद एक हीलिंग आर्टिफैक्ट ढूंढने की उम्मीद कर रहा है। हैंक आगे समझाता है कि उन डंजन्स के अंदर जो सोर्सेज रखे होते हैं वह आर्टिफैक्ट्स हैं। वे अलग अलग शेप्स में आते हैं और सबकी अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। अफवाहों के मुताबिक उन आर्टिफैक्ट्स में से एक किसी भी तरह के जख्म को ठीक कर सकता है और लौडा शायद उसी आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहा है। हनबिन डंजन्स और आर्टिफैक्ट्स को रेनबो के आखिर में मिले सोने के घड़े जैसा समझता है। उसे लगता है कि यह उसका एक ही ऑप्शन है। बर्कमैन लाइट्स बंद कर देता है क्योंकि हाल ही में सैथ फॉरेस्ट से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे हैं। वह उम्मीद करता है कि यह कोई बुरा शगुन नहीं है। जब वह सो जाता है, हनबिन चुपके से बाहर निकलता है और घने सट्टा फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। उसे जंगल बहुत डरावना लगता है। उसे एक बड़े मॉन्स्टर के दिखने के लिए सही जगह कहता है। वह एफर को हेलो कहने की भी सोचता है क्योंकि वह पास में रहती है, लेकिन आखिर में एक यूनिक मॉन्स्टर से टकरा जाता है। जिस मॉन्स्टर से वह टकराया है वह लेवल 31 का टाटीरो है, जो तलवार के अटैक्स को अपने शरीर से बेकार कर सकता है, जिसका पूरा शरीर एक कैरापेस में बंद है। हालांकि यह मैजिक के लिए कमजोर है। टाटीरोस आमतौर पर डंजन में रहते हैं। उसे पता है कि ये मॉन्स्टर्स उसके लिए लड़ने के लिए अच्छे नहीं हैं। अचानक एक और टाटारो मॉन्स्टर उसे घेर लेता है और वह इंसानी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, समझ में आने वाली लेकिन साफ नहीं। उसे इस लड़ाई के बारे में पक्का यकीन लगता है, जिससे टटेरोस डर जाते हैं। मॉन्स्टर्स कहते हैं कि चाकू उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और वह चाकू पकड़ने वालों को खा जाते हैं। मॉन्स्टर के पास जाता है, पूछता है कि वह दूसरे टार्टिरोस का जिक्र क्यों कर रहा है जब उसके अपने पहले ही लड़ाई से हट चुके हैं। वह तेजी से भागते हुए टटीरो तक पहुंच जाता है। भागता हुआ टटीरो एक पेड़ के नीचे एक पोर्टल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। यह पोर्टल आइफन प्लेन डंजन से जुड़ता है, लेकिन वह पेड़ को ऐसे उखाड़ देता है जैसे वह मिट्टी से एक छोटा पौधा हो। हानबिन सोचता है कि क्या इस पोर्टल से भागे हुए डंजन मॉन्स्टर्स ने नेटिव मॉन्स्टर्स को बाहर धकेल दिया। वह थोड़ा परेशान है क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ डंजन्स में दिखते हुए नहीं सुना। वह टाटीरो पर दबाव डालता है कि वह बताए कि इस पोर्टल को किसने बनाया, लेकिन टाटीरो को भी कुछ नहीं पता। वह पोर्टल को तोड़ने की धमकी देता है, टाटीरो को बोलने पर मजबूर करता है। टोटीरो बताता है कि किसी को भी पोर्टल के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह उस इंसान का सीधा ऑर्डर है। वह सोचता है कि वह इंसान कौन हो सकता है और फिर टाटीरो को पोर्टल की रखवाली करने का काम देता है ताकि उस इंसान को पता न चले। क्योंकि वह चुपके से डंजन एक्सप्लोर करते हुए पकड़ा नहीं जा सकता, उसने अंदर जाने का फैसला किया है। जैसे ही वह अंदर कूदता है, टाटीरो पोर्टल को ढकने के लिए उस पर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। डंजन के अंदर हंटर्स की एक पार्टी कुछ टेटेरोस से लड़ रही है। लड़का उस टाटारो की पकड़ से छूटने में कामयाब हो जाता है जिसने उसे घेर रखा था। वह एक कुल्हाड़ी से इक्विप्ड लगता है जो टार्टिरोस की मजबूत स्किन को भेद नहीं सकती। लड़की, जो मेज है, एक मुश्किल सिचुएशन में है और एक टार्टिरो की पकड़ से छूट नहीं पा रही। लड़की एक स्पेल बोलती है और एक फ्लैश अटैक तैयार करती है जो लड़के को भी आधा अंधा कर देता है। वह है अपनी एक आंख से मुश्किल से देख पा रहा है। वह रूनल, पार्टी के हीलर, से मदद मांगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रूनल मर चुका है और मेज अलीशिया की जान भी खतरे में है। लड़के ने लड़ना छोड़ दिया है और बेचैनी से मदद के लिए चिल्लाता है। लौडा से मदद मिलती है जो बिजली की तेजी से टटीरा का सर काट देता है। लड़के को बहुत हैरानी होती है, जिसने पहले टटीरो के सर पर अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन चूक गया क्योंकि टटीरो ने अपने ब्लेडेड आर्म्स से अपने सर को शानदार तरीके से बचाया था। इसके अलावा गर्दन को भेदने की जगह बहुत छोटी है, लेकिन उसने देखा कि लौडा ने शानदार तरीके से दुश्मन के हाथों को नीचे करवाया और फिर उसका सर काट दिया।
यह टेक्निक सिर्फ ड्यूअल विल्डिंग मैजिक सोर्ड्समैन ही कर सकता है। घमंडी हंटर को पता चलता है कि जिन हंटर्स को उसने अभी बचाया है वह ऑन प्रेस हंटर्स गिल्ड से हैं। लड़का लाउडा को पहचानता है और उसे उसके नाम से बुलाता है। लड़का उसकी बहादुरी पर हैरान होता है और उसने कुछ महीने पहले उसके डंजन के अंदर शिकार करने आने के बारे में भी सुना है और उसे अमेजिंग कहता है। असल में लाउडा पिछले 70 दिनों से डंजन में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। उसे याद आता है कि वह ऑन प्रेस सिटी के एक लोकल टैवर्न में शराब पीकर बेहोश हो गया था। वह डंजन में जागा और उसे नहीं पता था कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह डी उसे डंजन के अंदर आना याद नहीं है और वह जा नहीं पाया क्योंकि उसने अब तक किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा था, लेकिन अब वह घर जा सकता है। अलिसिया को याद आता है कि घमंडी हंटर एक हीलिंग आर्टिफैक्ट ढूंढ रहा था। लाउडा उसकी टांग पर लगी चोट देखता है और चिंता दिखाता है, लेकिन वह उसे यकीन दिलाती है कि वह ठीक है, खून बहना बंद हो गया है और सब ठीक है। वह एक हीलिंग पोशन निकालता है जो मिलना बहुत मुश्किल है और आमतौर पर अलिसिया को दे देता है। अलिसिया थोड़ी देर के लिए सोचती है कि क्या वह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह जल्दी ही इसे मना कर देता है। पक्के तौर पर कहता है कि वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। वह समझाता है कि उसने उसे हाई पोशन इसलिए दी क्योंकि वह उसकी अपनी चोट पर काम नहीं करती। उसे पोशन देने के पीछे उसका मकसद उसके जख्मों को ठीक करना था क्योंकि उसकी करंट कंडीशन में जाना मुश्किल होता। एलिसिया यह कर्ज चुकाएगी जब वह इस डंजन से बाहर निकल जाएगी। लाउड सबको कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। अलिसिया सोचती है कि क्या वह इतनी दूर आने के बाद सिर्फ उसकी वजह से वापस जा रहे हैं। वह खुद को एक हंटर बताती है ताकि वह उसे कम न समझे, जबकि लाउड का ध्यान डंजन से बाहर निकलने पर ज्यादा है। असल में उसे पेट की बीमारी है। वह अब और ज्यादा देर रोक नहीं सकता। अचानक पूरा डंजन हिलने लगता है, जिससे हंटर्स हैरान हो जाते हैं। लड़का सोचता है कि यह भूकंप था, लेकिन अलिसिया बताती है कि डंजन्स एक अलग दुनिया का हिस्सा है, इसलिए यहाँ भूकंप नहीं आते। लाउडे हंटर्स को जल्दी से साइड वाले रास्ते से जाने को कहता है। वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, भले ही उसे पता नहीं कि इस अचानक हिलने के पीछे कौन सा दुश्मन छुपा है। वह एक औरत के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता, भले ही उसकी जान चली जाए। जब वह बहुत सारे मॉन्स्टर्स के करीब आने की आवाज सुनते हैं, अलिसिया हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि लाउडा इतने सारों से अकेला कैसे लड़ेगा। वह घमंडी हंटर कहता है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए और निकल जाना चाहिए। लड़का अलिसिया को अपनी बाहों में उठाता है और एग्जिट की तरफ भागने लगता है। अलिसिया लाउडा की मदद करना चाहती है, लेकिन लड़के को लगता है कि वह उस पर बोझ बनेंगे और वह उसकी आखिरी कोशिशों को बेकार नहीं जाने दे सकते। इधर लाउडा को पसीना आ रहा है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि लड़का भी चला जाएगा। वह खुद को जोश में रखने की कोशिश करता है क्योंकि उसने डंजन में हंट करते हुए लेवल अप किया था। उसे लगता है कि वह कुछ टिटरोस को संभाल लेगा, लेकिन जब बहुत सारे टोटिरो उसकी तरफ दौड़ते हैं, वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। टाटेरोस लाउडा के पास से बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाते हैं। वह टाटेरोस को भागो और खतरा जैसे शब्द बोलते हुए सुनता है और सोचता है कि क्या हो रहा है। डंजन के दूसरी तरफ हानबिन टार्टिरोस के साथ खेल रहा है। उसे बहुत उम्मीदें थीं क्योंकि यह एक डंजन था, लेकिन उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। ऊपर से वह अपनी तलवार ठीक से चला भी नहीं पा रहा क्योंकि उसे डर है कि गुफा गिर सकती है। जब वह बर्कमैन की पार्टी में था तब अपनी ताकत को एडजस्ट करना बहुत थका देने वाला था। उसकी ताकत से डर कर टार्टिरोस एक दूसरे की मदद करते हैं भागने में, लेकिन जो कुछ बचे थे उन्होंने अपने साथियों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। टार्टिरोस को खत्म करने के बाद उसे एक आर्टिफैक्ट मिलता है, एक फायरबॉल ब्रेसलेट मैजिक सोर्स। वह खुश है लेकिन सोचता है कि ऐसी खास चीजों की रखवाली कोई बॉस क्यों नहीं कर रहा। उसे पता नहीं कि वह पहले ही लेवल 40 टायरो किंग को मार चुका था। उसे पता है कि अगर वह ये आर्टिफैक्ट लेगा तो आसपास के मॉन्स्टर्स गायब हो जाएंगे। अगर वह गायब नहीं हुए तो वह लेवल अप नहीं कर पाएगा। उसे आर्टिफैक्ट लेने के बारे में सोचकर थोड़ा अजीब लगता है, कई छोटे मोटे कारणों से। उन कई कारणों में से एक है आर्टिफैक्ट की क्वालिटी। ये एक मिड सोर्स आर्टिफैक्ट लगता है। गाइडलाइंस उसे दिखाती हैं कि ब्रेसलेट पहनने वाला फायरबॉल बोलकर फायरबॉल मैजिक फेंक सकता है। यह भी लिखा है कि ब्रेसलेट में 30 यूसेस बाकी हैं। हनबिन बिना सोचे समझे ब्रेसलेट ले लेता है, ये सोचकर कि यह हर आदमी का सपना है। इसके बाद वह फायरबॉल को टेस्ट करने की कोशिश करता है और डंजन में आसपास देखता है ताकि पता चले कि कोई नहीं है। डंजन में मॉन्स्टर्स बार बार कैसे आते रहते हैं, इसका जवाब उन हंटर्स ने ढूंढा था जिन्होंने पहले इन्हें एक्सप्लोर किया था। हैरानी की बात है, डंजन मॉन्स्टर्स पैदा नहीं होते, बल्कि उन्हें एक खास जगह पर बनाया जाता है। वह खास जगह वही है जहां मैजिक रहता है। हनबिन को पता नहीं कि मैजिक सोर्सेस चीजों के रूप में क्यों हैं, लेकिन हंटर्स इन चीजों को आर्टिफैक्ट्स कहते हैं क्योंकि इनमें जादुई ताकत भरी होती है। उसकी फायरबॉल अटैक करने की कोशिश नाकाम रहती है। सिस्टम उसे बताता है कि इसको यूज करने के लिए यूजर को लेवल 31 का होना चाहिए। आम टूल्स के अलावा आर्टिफैक्ट्स को यूज करने के लिए लेवल की जरूरत होती है, लेकिन अगर वह प्लेयर इतनी दूर तक पहुंच सकता है तो उसे इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह इसे कचरा कहता है क्योंकि इसने उसकी मदद नहीं की। वह इसे बेच भी नहीं सकता क्योंकि अगर एक लेवल 5 वाला इसे बेचने की कोशिश करेगा तो शक होगा। एक डंजन आर्टिफैक्ट एक हंटर के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है, इसलिए यह मार्केट में अनमोल है। हालांकि
एक हंटर के पास आर्टिफैक्ट होना एक रेयर बात है और इसका कारण वह घमंड है जो उन्हें उस पल तक सभी मॉन्स्टर्स को मारने से मिला था। लेकिन जिस पल उन्हें एक आर्टिफैक्ट मिला उस मौके ने ही उनका पतन कर दिया। उसे एक रास्ता मिलता है जो बॉस के कमरे तक जाता है, कमरे तक, और वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह बॉस के कमरे तक पहुंच जाता है। वह जल्दी से एक्सप्लोर करने और बर्कमैन के जागने से पहले वापस आने का प्लान बनाता है। ये बॉस रूम डंजन के बीच में है। वह चाहता है कि बॉस दिखे ताकि वह वापस जा सके, लेकिन उसे बॉस का कमरा खाली मिलता है। वह सोचता है कि सारे मॉन्स्टर्स कहाँ चले गए, सबसे जरूरी मैजिक सोर्स को वहीं छोड़कर। वह मॉन्स्टर्स को आवाज देकर बुलाने की कोशिश करता है, ये चिल्लाकर कि वह मैजिक सोर्स लेने वाला है। उम्मीद करता है कि कोई जवाब मिलेगा। वचेरे जानबूझकर कमरे में मॉन्स्टर्स को उकसाता रहता है, ये जोर से बोलकर कि वह आर्टिफैक्ट ले रहा है। अचानक उसे अपनी बाहें टेंटिकल्स से बंधी हुई मिलती हैं। वह ऊपर देखता है तो उसे डंजन बॉस मिलता है, लेवल 45 टेंटिकल बिहोल्डर। वह सोचता है कि ये मॉन्स्टर उसे कुछ एक्सपीरियंस दे सकता है, लेकिन उसकी बाहें और टांगें सब टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर ने पकड़ रखी हैं। उसकी इस हालत में अगर उसे इसके अटैक से चोट लगी तो सब खत्म हो जाएगा। लाउडे कमरे के बीच वाले डोर से बाहर आता है। हनबिन हैरान रह जाता है, जो मॉन्स्टर के खिलाफ अपनी जीत के चांसेस गिन रहा था। हनबिन को बहुत पसीना आने लगता है, यह सोचकर कि वह पकड़ा गया है और अब वापस नहीं आ सकता। वह कोई बहाना सोचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सोच नहीं पाता क्योंकि वह मॉन्स्टर के टेंटिकल्स में जकड़ा हुआ है। लाउड सोचता है कि यह एक कमजोर मॉन्स्टर है जो दुश्मन की कमजोरी और डर का फायदा उठाता है और उनके डर को रूप देता है। सीधे शब्दों में उसे लगता है कि मॉन्स्टर हनबिन की नकल कर रहा है। वह घमंडी हंटर चाहता है कि वह ऐसी छोटी मोटी चालें दोबारा न चले, क्योंकि एक लेवल 5 हंटर का यहाँ होना नामुमकिन है। हनबिन यह मौका नहीं छोड़ता और डंजन बॉस होने का नाटक करता है। इसके बाद लाउडा उस पर हमला करता है। अपने हर तरफ से देखने वाले शरीर की वजह से असली मॉन्स्टर के कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है और वह हवा से अच्छे से हमला और बचाव कर सकता है। यह अपने टेंटिकल्स का यूज हंटर्स पर उनके ब्लाइंड स्पॉट्स में बहुत तेज रफ्तार से हमला करने के लिए करेगा। लाउडा को डंजन बॉस के टेंटिकल्स से बचाता है बिना उसके जाने, लेकिन हनबिन को देर से एहसास होता है कि वह ऐसी जगह पर है जहां वह घमंडी हंटर अपनी तलवार से उसके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। वह हवा में उछल जाता है अपने होने वाले बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन इस कोशिश में वह अपनी छलांग में बहुत ज्यादा ताकत लगा देता है, जिससे उसके सर के ऊपर वाला बॉस छत में घुस जाता है। उसे अपनी पैंट फटने की ज्यादा चिंता है बजाय इसके कि उसके प्राइवेट पार्ट्स लगभग खत्म होने वाले थे। वह डंजन बॉस से भी नाखुश है क्योंकि वह बहुत कमजोर निकला। दूसरी तरफ लाउडा उसे सांस भी न लेने देने का प्लान बनाता है, अपनी तलवार को बिना निशाने के घुमाते हुए लाउडा के अटैक से बचने की कोशिश करते हुए वह अनजाने में डंजन बॉस को एक बॉल की तरह इधर उधर फेंक देता है। वह घमंडी हंटर जल्दी ही पागल हो जाता है और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम देता है। हालांकि उसे अब भी यकीन है कि वह एक ऐसे मॉन्स्टर से लड़ रहा है जो हनबिन में बदल गया है। वह उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसका सब कुछ छीन लिया है, यहाँ तक कि अटीसा भी। वह अचानक टेंटिकल बिहोल्डर के कंट्रोल में आ जाता है, जो उसका यूज हानबिन से बात करने के लिए करता है। टेंटिकल बिहोल्डर हानबिन पर बहुत गुस्सा लगता है। उसके साथ खेलने और उसे बेवकूफ बनाने पर मॉन्स्टर को लगता है कि उसका दुश्मन उस पर कभी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने लाउडा को बंधक बना लिया है। अपने साथियों के हाथों मरना सबसे भयानक मौत होगी। हनबिन उसे लाउडा देने की पेशकश करता है और बदले में एक्सपीरियंस मांगता है। टेंटिकल बिहोल्डर अपना इरादा बदल देता है। उसने पहले लाउडा को डंजन के खाद के रूप में यूज करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे मिड बॉस बनाने का फैसला करता है। घोषणा करता है कि सभी इंसानों को मारने के बाद उसे जिंदा खा जाएगा और पहला कोर्स वह क्रुद्ध होगा। डंजन बॉसेस में से टेंटिकल बिहोल्डर सबसे मुश्किल बॉसेस में से एक है। हो सकता है उसके पास कोई तबाह करने वाले अटैक्स न हो, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता इंसान के दिमाग में घुस सकती है। इसलिए अगर कोई इंसान पकड़ा जाता है तो वह एक पैरासिटिक होस्ट बन जाएगा और उसे खास ताकतें मिल जाएंगी। टेंटिकल्स बिहोल्डर हनबिन के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, ये बोलकर कि वह कितना भी स्ट्रांग हो, वह सिर्फ एक इंसान है और भले ही वह दिखाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने साथी को कभी नहीं मार पाएगा। मॉन्स्टर अचानक लाउडा पर कंट्रोल खोने लगता है। वह सोचता है कि क्या मैनिपुलेशन पूरा नहीं हुआ है और उसे अपनी तलवार नीचे करते हुए देखता है। टेंटिकल्स बिहोल्डर को जल्दी ही एहसास होता है कि उसे किसी ऐसे ने हरा दिया है जो लेवल 45 होने का दावा कर रहा है और वह बहुत गुस्से में है। इधर हानबिन सोच रहा है कि क्या उसे गाइडलाइंस से पॉपअप मैसेज मिलेगा मॉन्स्टर के बहुत कमजोर होने के बारे में। वह साथ ही फॉरेस्ट में बाहर कुछ और मॉन्स्टर से मिलना चाहता है। मॉन्स्टर को लगता है कि उसका दुश्मन इंसान नहीं है और पोर्टल खोलना बेकार है अगर उसकी ताकत का कोई आसपास हो। डंजन गायब हो जाएगा जैसे ही हनबिन जाएगा और मरते हुए भी मॉन्स्टर उस शख्स को बताने के लिए बेचैन है। वह टेंटिकल्स बिहोल्डर के आखिरी हिस्सों को भी खत्म कर देता है। वापस जाने से पहले उसे 54.5 बिलियन कुछ मिलता है। सुबह का वक्त है और बर्कमैन सुबह की स्ट्रेचेस कर रहा है। एरविन अपनी पार्टी को बताती है कि हनबिन कहीं नहीं मिल रहा। टैंक बताता है कि जब वह जागा तो हनबिन वहां नहीं था।
एरविन को डर है कि वह अकेला फॉरेस्ट में वापस चला गया होगा। बेन सही वक्त पर एक मॉन्स्टर की लाश के साथ वापस आता है, एरविन को डराते हुए। जब इरविन उसके न होने पर अपनी चिंता बताती है, वह उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगता है लेकिन चुप रहता है। कुछ देर पहले उसे टेंटिकल बिहोल्डर को मारने का एक्सपीरियंस मिला था और यह एक्सपीरियंस 1,13,240 था। उसे याद आता है कि हेल डॉग्स ने उसे सिर्फ 258 एक्सपीरियंस दिया था। लेवल 4 से लेवल 5 तक लेवल अप करने के लिए 1000 एक्सपी लगते हैं और लेवल 6 तक लेवल अप करने के लिए डबल एक्सपीरियंस चाहिए 2200। क्योंकि उसे अभी 1 लाख से ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है, वह सोचता है कि वह कौन से लेवल का बनेगा। जैसे ही वह इतनी बड़ी चीज अनलॉक होने का जश्न मनाने वाला होता है, गाइडलाइंस बताती हैं कि उसे लेवल 6 तक पहुंचने के लिए 54.5 बिलियन और एक्सपीरियंस चाहिए। उस हैरान करने वाले खुलासे के बाद से वह पूरी तरह से जम गया है, यहाँ तक कि लेवल अप करना नामुमकिन कह रहा है। बर्कमैन की पार्टी पूरे हफ्ते मॉन्स्टर्स को ढूंढती रही लेकिन कोई नहीं दिखा। इसलिए पार्टी ने प्लान से पहले ऑनप्रेस सिटी वापस जाने का फैसला किया। ऑनप्रेस सिटी के मेन एंट्रेंस पर उन्हें गार्ड्स रोक लेते हैं। गाड़ी वाला गार्ड को बताता है कि यह ऑनप्रेस हंटर्स गिल्ड की ट्रांसपोर्ट गाड़ी है। गार्ड गाड़ी वाले से पास मांगता है लेकिन उसके पास नहीं है। गार्ड कहता है कि वह उन्हें अंदर नहीं जाने देगा जब तक वह पास नहीं देखता। बूढ़ा गाड़ी वाला गुस्सा हो जाता है और गार्ड पर चिल्लाता है। उसे कहता है कि वह यह काम गार्ड के बाप के पैदा होने से पहले से कर रहा है। गार्ड बताता है कि यह बड़े अफसरों का सीधा ऑर्डर है। हनबिन को यकीन है कि बिना पास वाले लोगों को भी अंदर जाने दिया जाता है अगर उनके पास गिल्ड का निशान हो। गार्ड्स को पता चलता है कि बर्कमैन की पार्टी 3 महीने से बाहर थी और उन्हें उनकी गैर मौजूदगी में हुई बातों के बारे में कुछ नहीं पता। जब टैंक अपना मास्क हटाता है, गार्ड उसे तुरंत पहचान लेता है और सलाम करता है। इंचार्ज गार्ड का नाम गोलमैन है और वह टैंक को जानता है। टैंक गोलमैन थोड़ा हैरान है कि बर्कमैन ने हाल ही की घटना के बारे में कुछ नहीं सुना। वह बताता है कि हंटर्स गिल्ड ने बाहर गए सभी हंटर्स को इमरजेंसी में वापस बुलाया था, यह कहते हुए कि आईफोन प्लेन्स डंजन साफ कर दिया गया था। हालांकि गोलमैन उन्हें सिटी में घुसने की इजाजत देता है, लेकिन वह सिटी में कैसे घुस सकते हैं। हनबिन को सिटी के अंदर का माहौल ठीक नहीं लग रहा। उसने आईफोन प्लेन्स डंजन का मैजिक सोर्स ड्रैगन स्कोर नहीं लिया था और क्योंकि डंजन बंद है, वह सोचता है कि क्या किसी और ने सोर्स ले लिया और डंजन साफ कर दिया। किसी को नहीं पता कि किसने और किस वजह से यह बुरी हालत हुई। ह्यूबर्ट बताता है कि डंजन साफ करना हंटर्स के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन सिर्फ अदर वर्ल्डर्स ही इसे छुपा कर रखते हैं। यह सुनकर एम्बर हेरेसी इंक्विजिटर को इल्जाम देती है। वह ब्रदरहुड द्वारा भेजे गए लोग हैं जो अदर वर्ल्डर्स को ढूंढते और मारते हैं। मार डालने से पहले इंक्विजिटर्स दूसरे लोगों को बिना सोचे समझे घसीट कर टॉर्चर करेंगे, खासकर लेवल 20 से ऊपर के किसी भी हंटर को। हनबिन को यह यकीन नहीं होता क्योंकि बर्कमैन और एम्बर दोनों लेवल 20 से ऊपर हैं। ह्यूबर्ट मानता है कि वह सही है, इसलिए ज्यादातर हंटर्स पहले ही यह जगह छोड़ चुके हैं। हनबिन को एहसास होता है कि अदर वर्ल्डर्स का कहीं भी स्वागत नहीं है। बर्कमैन को लगता है कि उन्हें अभी इस बात को छोड़ देना चाहिए और जिस काम के लिए वह आए हैं उसे पूरा करना चाहिए। उसे लगता है कि उनकी सारी मेहनत और कैंपिंग वाली रातों का कुछ फायदा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले वह अपने मैजिक स्टोन्स हंटर्स गिल्ड को बेचना चाहता है। वह हनबिन को बैग में रखे सारे मॉन्स्टर मटेरियल्स बेचने के लिए भेजता है और उसके वापस आने के बाद वह हनबिन के पहले मिशन पूरा होने का जश्न मनाने के लिए पार्टी प्लान करते हैं। बर्कमैन जोर देता है कि हनबिन एम्बर को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह अकेला जाना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि बोल्टन की दुकान कहाँ है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे मार्केट प्राइस भी नहीं पता, लेकिन टैंक को उस पर यकीन है। बोल्टन शॉप पर बोल्टन बर्कमैन या उसके साथियों से मैजिक स्टोन्स खरीदने से मना कर देता है क्योंकि वह हेरेसी इंक्विजिटर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वह बताता है कि यह जगह डंजन की वजह से चल रही थी। बोल्टन परेशान है यह सोचकर कि वह कैसे बेचेगा। हनबिन चाहता है कि वह उनकी एक बार मदद करे। वह मैजिक स्टोन्स को असली के 1/4 दाम पर भी बेचने को तैयार है। बोल्टन उसकी जिद से थोड़ा परेशान है, लेकिन वह साफ कहता है कि दाम कुछ भी हो, वह इस हालत में इसे नहीं लेगा। अचानक ब्रदरहुड का एक मेंबर आता है बोल्टन को डराते हुए और कहता है कि वह अपनी बारी का इंतजार करेगा। हनबिन उसका लेवल देखने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से देख नहीं पाता। ब्रदरहुड करीब आता है, ये सोचकर कि क्या हनबिन उसका लेवल नहीं देख सकता। हनबिन उसके सवाल को टाल देता है। डार्क ब्रदरहुड कहता है कि जबकि वह दूसरे इलाकों में लंबा माना जाएगा, ये लड़का उससे भी ज्यादा लंबा है। वह एक और सवाल पूछता है। उसे पूछता है कि उसे देखकर वह क्यों डर गया और वह पीछे क्यों नहीं हटा। वह कहता है कि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो भी उसका पीछा किया जाएगा। हेरेसी इंक्विजिटर पूछता है कि वह किस भगवान की पूजा करता है और उसे पता चलता है कि हानबिन एथीस्ट है। आखिर में डार्क ब्रदरहुड को जानना है कि क्या उसकी कोई पसंदीदा कहानियां हैं और वह झूठ बोलता है, कहता है कि वह एक अनाथ है जिसने कभी कोई नहीं सुनी। हेरेसी इंक्विजिटर फिर सब कुछ समराइज करता है जो उसे बताया गया है और उसकी कहानी को अजीब बताता है। वह उसे अदर वर्ल्डर कहकर बुलाना शुरू करता है, प्रोनाउंस यूज करने की बजाय। हनबिन डार्क ब्रदरहुड की नापसंदीदा पर्सनैलिटी से चिढ़ जाता है और बताता है कि उसने गलत आदमी को पकड़ा है। दुश्मन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसका लेवल चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि वह शुरू से सच बोल रहा था। वह है हैरान।
उसने सोचा था कि उसकी फिजिक वाला कोई बहुत स्ट्रांग होगा। हनबिन अपना काम खत्म करना चाहता है और बोल्टन की तरफ देखता है, जो हेरेसी इंक्विजिटर के आसपास उसकी हिम्मत से प्रभावित है। इंक्विजिटर मानता है कि उसकी गलती थी और सीधा चलते हुए निकल जाता है। हनबिन ने आखिरकार एक जरूरी सांस ली, अपनी पैंट गीली होने से पहले। उसने पहले सोचा था कि ठीक होगा क्योंकि वह लो लेवल का है, लेकिन उसे लगता है कि उसका दिल फटने वाला है। उसे यकीन है कि डार्क ब्रदरहुड नॉर्मल नहीं है, फिर भी वह अपना लेवल भी कंफर्म नहीं कर पाया। बोल्टन उसके बैग में चीजें ढूंढता है जो वह उससे खरीदेगा। उसे बैग में फायरबॉल ब्रेसलेट मैजिक सोर्स मिलता है और वह उसमें दिलचस्पी दिखाता है, यह एहसास करते हुए कि डार्क ब्रदरहुड पास में है। हनबिन आर्टिफैक्ट छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वह डार्क ब्रदरहुड के पैरों में गिर जाता है। इंक्विजिटर आर्टिफैक्ट उठाता है और जानना चाहता है कि उसने एक लेवल 5 वाले ने आर्टिफैक्ट कैसे हासिल किया। उसने सोचा था कि अब वह बच गया है, लेकिन इस बार एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। वह कुछ न जानने का नाटक करता है और इसलिए हैरानी की बात है, डार्क ब्रदरहुड को उस पर शक नहीं होता, क्योंकि वह भी दूसरों की तरह सोचता है कि एक लेवल 5 वाला डंजन में नहीं जा सकता। इंक्विजिटर फिर आर्टिफैक्ट उसे दे देता है। जाने से पहले वह उसे कुछ काम की बात बताने का फैसला करता है। वह एक कहानी सुनाता है जो 15 साल पहले हुई थी। एक छोटे से गांव में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। हंटर एक पुराना खिलाड़ी था। हो सकता है वो अपनी पार्टी का लीडर ना हो, लेकिन उसने बहुत लोगों को अपनी तरफ खींचा था। एक दिन उसकी पार्टी को एक क्वेस्ट मिला, लेकिन वह एक कमजोर दिखने वाले मॉन्स्टर के सामने बहुत डर गया और मेंबर्स समझ नहीं पाए कि यह आमतौर पर बहादुर हंटर ऐसे शर्मनाक तरीके से क्यों बिहेव कर रहा था। जब पार्टी ने उसे निकालने का फैसला किया, आदमी ने चिल्लाया कि मॉन्स्टर का लेवल 80 से ऊपर था। तभी उसने अपने साथियों को सच बताया, क्योंकि वह उस पर यकीन नहीं कर रहे थे कि वह एक अदर वर्ल्डर है और दूसरे लोगों और मॉन्स्टर्स के लेवल्स देख सकता है। मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला किया और अपने साथियों को भागने का टाइम देने के लिए उस अदर वर्ल्डर ने मॉन्स्टर से अकेला लड़ाई की। ये कहानी खत्म करते हुए इंक्विजिटर उससे पूछता है कि उसके हिसाब से आखिर में कौन मरा। वह जवाब देता है कि उसे लगता है कि वह अदर वर्ल्डर जिसकी पहचान अभी पता चली थी वह मर गया होगा। इंक्विजिटर बताता है कि अदर वर्ल्डर और पार्टी लीडर को छोड़कर सब बच गए। बाकी सब जो उससे जुड़े थे उन्हें मार दिया गया। लीडर ने उसे डार्क ब्रदरहुड को बेच दिया था और इस वजह से उसे छूट मिल गई थी। वह अदर वर्ल्डर जो हैरानी से बच गया था फिर घर वापस आ गया, लेकिन गांव वालों ने अफवाहें सुनने के बाद उसका घर जला दिया। उसके जले हुए कपड़ों की वजह से उसे गांव छोड़ना पड़ा। उसके बाद उसने इसमें शामिल सबको मार दिया। इसको जब वह सोचता है कि इंक्विजिटर ने यह सब बताया ही क्यों, उसे पता चलता है कि अदर वर्ल्डर्स का ऐसे मामलों में मासूम हंटर्स का यूज करके आर्टिफैक्ट्स को ठिकाने लगाना आम बात है। इंक्विजिटर इस बार इसे जाने देने का फैसला करता है, लेकिन उसकी पार्टी के बारे में डिटेल्स मांगता है और ज्यादा देर खुद को रोक न पाते हुए हनबिन पीछे से पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन आर्टी से आखिरी सेकंड में बीच में कूद जाता है चीजों को ठीक करने के लिए। आर्टी से हनबिन पे चिल्लाना शुरू करता है उसके बेकार होने पर और उसे डम मीट हेड भी कहता है। वह कहता है कि उसकी गलती है कि उसने आर्टिफैक्ट उस जैसे बेवकूफ के पास छोड़ दिया। हनबिन जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे चुप करा देता है। डार्क ब्रदरहुड एटिस को एक अच्छे लड़के की तरह अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। एटिस बेनिस्टर फैमिली से। इंक्विजिटर हैरान है ड्रैगन हंटर बेनिस्टर फैमिली से किसी को जिंदा देखकर। उसने सोचा था कि उनका वंश खत्म हो गया है, लेकिन उसका खास एम्यूलेट ने कुछ और ही साबित किया। एटिस दावा करता है कि वह कमजोर हो सकता है, लेकिन वह अपने परिवार को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। डार्क ब्रदरहुड उसकी अपीयरेंस के लिए माफी मांगता है क्योंकि वह ड्यूटी पर है और अपना मास्क नहीं उतार सकता। वह हानबिन और बेनेस्टर्स के कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है। आर्टी से झूठ बोलता है कि हानबिन कुछ दिन पहले उसकी पार्टी का पोर्टर था एक क्वेस्ट के लिए। ऊपर से हानबिन को ऑनप्रिस आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए वह इस जगह से अनजान है। हानबिन चौंक जाता है और सोचता है कि क्या एटी से सिर्फ उसकी मदद करने के लिए झूठ बोल रहा है। इधर मेज उसे बचाने के लिए बातें बनाता रहता है। आर्टिफैक्ट की घटना के बाद वह दावा करता है कि उसने हानबिन को आर्टिफैक्ट लाने के लिए भेजा था आगे की जांच के लिए, जो उन्हें अब यहाँ तक ले आई है। हानबिन समझ जाता है कि क्या हो रहा है और क्योंकि एटी से उसकी मदद कर रहा है, वह उसके साथ खेलने का फैसला करता है। वह हेरेसी इंक्विजिटर से माफी मांगता है और वह और एटी दोनों चलने लगते हैं। मेज ये भी कहता है कि अभी कुछ रिसर्च बाकी है। वह इंक्विजिटर को सही तरीके से अलविदा कहकर इज्जत देता है। हेरेसी इंक्विजिटर के कैच फ्रेज के साथ, अंधेरे का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। एटिस अपने दोस्त के पहले के बर्ताव से खुश नहीं था। हानबिन हैरान है कि उसने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा, यहाँ तक कि जब वह पहली बार फॉरेस्ट में मिले थे तब भी नहीं। वह सोचता है कि एटिस क्या करता अगर वह एक अजीब इंसान निकला होता। उनके जाने से ठीक पहले डार्क ब्रदरहुड उन दोनों को फंसाता है, ये पूछकर कि आर्टिफैक्ट में किस तरह की एबिलिटी है। उम्मीद के मुताबिक वह दोनों अलग अलग एबिलिटी बताते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दुश्मन तुरंत उनके बीच की दूरी कम करता है और उन्हें उसके पीछे चलने का ऑर्डर देता है। हम वापस हानबिन के बर्कमैन की पार्टी में शामिल होने के पहले दिन पर जाते हैं। वह अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है जिनके लेवल्स अलग अलग हैं।
लेकिन कुल मिलाकर कमजोर हैं। वह सिर्फ छोटे मॉन्स्टर से लड़कर खुश नहीं है। रॉक माउंटेन को पार करने में मुश्किल होने के बाद वह अपना गुस्सा मॉन्स्टर्स पर निकाल रहा है और उसे लगता है कि हेल डॉग्स भी उनसे बेहतर हैं। लेवल अप करने के लिए बेचैन है और पागल होता दिख रहा है। अचानक उसे बर्कमैन की आवाज सुनाई देती है और जब वह होश में आता है तो उसे मिलता है। खुद को अपने पुराने दोस्त के साथ पाता है। टैंक उसे यकीन दिलाता है कि हो सकता है यह उसकी पहली बार पार्टी में शामिल होना हो, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह हनबिन को एम्बर द्वारा बनाया गया एक खास पकवान देता है वेलकम गिफ्ट के तौर पर। हालांकि वह टेस्ट की गारंटी नहीं दे सकता, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। वह उसे सलाह देती है कि एक बार जब वह फील्ड में कदम रखे तो उसे इसे एक जंग की तरह सोचना चाहिए। भले ही बर्कमैन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसने नहीं किया है। वह यह भी कहती है कि उन्हें ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं जो खाने की शिकायत करे। वह सोचता है कि क्या टैंक की पार्टी मेंबर्स ने उसके खाने के साथ कुछ किया है, लेकिन उसे यकीन है कि यह हेल डॉग्स के मीट से ज्यादा बुरा नहीं होगा। सोचने पर उसे एहसास होता है कि उसे हेल डॉल के अलावा कुछ खाए हुए कई दशक हो गए हैं। अपनी नई पार्टी के साथ रहना अकेले न होने का एहसास था। वापस वर्तमान में डार्क ब्रदरहुड हनबिन और अटीसे को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। हनबिन सोचता है कि वह विंड मैजिक यूज कर रहा है, लेकिन अटीसे इस पर यकीन करने से मना कर देता है क्योंकि इंक्विजिटर कोई माना यूज नहीं कर रहा। वह मानता है। अपनी हीलिंग विंड्स छोड़ता है, कुछ ऐसा जो सिर्फ हाई लेवल स्पिरिचुअलिस्ट ही कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनका दुश्मन एक जबरदस्त प्रीस्ट है। हनबिन मौजूदा हालत में एक प्रीस्ट से लड़ने के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर वह सीरियसली लड़ना शुरू करे तो वह जीत सकता है, लेकिन तब उसकी पहचान खुल जाएगी। डार्क ब्रदरहुड से लड़ते हुए उनके हाथ पैर कट सकते हैं, लेकिन यह जानलेवा नहीं होगा जब तक वह उसकी हीलिंग विंड की बैरियर के अंदर रहेंगे। वह चाहता है कि वह दोनों चुपचाप उसके पीछे चलें। हनबिन को लगता है कि सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वह डार्क ब्रदर के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह सबको छोड़ देंगे अगर उन्हें पता चल जाए कि डंजन किसने साफ किया। डार्क ब्रदरहुड शर्तें मान लेता है क्योंकि वह बिजी लोग हैं और हीलिंग विंड्स को वापस ले लेता है। हनबिन कन्फेस करता है कि उसने ही डंजन साफ किया था, हालत बिगड़ने से पहले। लाउडा बीच में बोलता है वह उन दो हंटर्स के साथ वापस आया है जिन्हें उसने बचाया था। बचने वाले एलिसिया और हंटर लड़का उसे डंजन अकेला साफ करने के लिए तारीफ करते दिखते हैं, इस बात से अनजान कि हनबिन ने उसे साफ किया था। लाउड खुद मानता है कि उसने बॉस को हराया होगा और डंजन सोर्स लेकर डंजन साफ किया होगा, लेकिन डंजन गायब होने के बाद वह ईथन प्लेन्स में भूख से मरने ही वाला था। तभी उस डंजन से बचने वाले हंटर्स ने उसे ऑनप्रिस वापस जाते हुए ढूंढा। वह सब एक दूसरे के शुक्रगुजार हैं, जबकि वह घमंडी हंटर ख्यालों में खोया हुआ है। हेरेसी इंक्विजिटर्स की फौज उसे पकड़ लेती है और उसे बंद करने का फैसला करती है। हनबिन और एटीसे हैरान है कि वह कैसे डंजन साफ करने वाला था। हनबिन ने सोचा था कि वह पूरा मॉन्स्टर बन जाएगा। एक हेरेसी इंक्विजिटर्स का एक मेंबर उनसे डार्क ब्रदरहुड के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। जब एटिसस पूछता है कि लौडा का क्या होगा, इंक्विजिटर जगह नहीं बताता, लेकिन कहता है कि उसका दोस्त कैद किया जाएगा और पूरी तरह से जांच की जाएगी। वह उसकी गवाही वेरीफाई करेंगे और अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जबकि हानबिन चाहता है कि लाउदे सेल में सड़ता रहे। मेज खरुश है कि वह घमंडी हंटर जल्दी ही आजाद हो जाएगा। हालांकि वह उसे सच में नफरत नहीं करता क्योंकि उसके बीच में आने की वजह से सब ठीक हो गया। उसका भाई उसे मैजिक स्टोन न बेचने देने के लिए मुआवजा देने का फैसला करता है और लिखता है एक चेक बेनिस्टर के नाम पर, यह सोचकर कि हनबिन एक गांव का सीधा साधा आदमी है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है। चेक देने से पहले वह हनबिन का सिग्नेचर मांगता है। हनबिन को अपनी माँ की सलाह याद आती है कि कुछ भी लापरवाही से साइन न करे। जब वह घबराहट के निशान दिखाता है, डार्क ब्रदरहुड उसे यकीन दिलाता है कि वह गलत तरीके यूज नहीं करते। हालांकि ऑर्डर ऑफ लाइट के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं किया जा सकता। वह उसे कुछ देता है देखने के लिए जब साइनिंग हो जाती है और फिर चला जाता है। एक पल के लिए खाली हो जाता है और एटिस की तरफ मुड़ता है एक फेवर के लिए। एम्प्रेस हंटर गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट सिगुरी बर्कमन से माफी मांगती है क्योंकि उसकी पार्टी को नोटिस नहीं मिला था। ऊपर से ऑनप्रीस का गिल्ड मास्टर भाग गया है और सगुरी उसकी गलती का हिस्सा भी अपने ऊपर लेती दिखती है। एक अच्छा आदमी होने के नाते टैंक उसे यकीन दिलाता है कि गिल्ड मास्टर के भागने में उसकी गलती नहीं है और समझता है कि सब बिजी रहे होंगे। उसे हैरानी होती है कि वह अब भी इस जगह की हिफाजत कर रही है। इधर एम्बर, जो अभी अपने सारे मैजिक स्टोन्स बेचकर वापस आई है, बताती है कि गिल्ड के पूरे फंड में सिर्फ 5 कॉइन्स बचे हैं। वह बताती है कि गिल्ड मास्टर सारे पैसे लेकर भाग गया था और जानता था कि बर्कमैन की पार्टी चुप नहीं बैठेगी, इसलिए उसने उन्हें कभी बताने की जहमत नहीं उठाई। वह बहुत दुखी है, लेकिन वह इसके विपरीत गिल्ड से मिली बियर का मजा ले रहा है। वह उस पर चिल्लाती है ऐसे वक्त में पीने के लिए। उसे लगता है कि उनका हंटर्स के रूप में फ्यूचर खत्म हो गया है क्योंकि गिल्ड बर्बाद हो गई है और चिंता करती है कि आगे वह पैसे कैसे कमाएंगे। आगे वह बताता है कि कैसे 20 साल पहले उसने जिद से गांव को बचाने का ऐलान किया था जब ऑनप्रीज में गिल्ड या डंजन भी नहीं था। वह उस पल को याद करती है और बताती है कि उसने उसे 100 से ज्यादा बार बचाया है। अपने रोमांटिक मूड में आते हुए वह जोर देता है कि गिल्ड हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस दिन से वह उससे मिला है उसका दिल कभी नहीं बदला।
वह बताती है कि यही वजह है कि वह अभी तक सिंगल है, लेकिन अपनी बातों को समझने पर वह हकलाने लगती है और खुद को समझाने का तरीका सोचने की कोशिश करती है। उस पल के जोश में वह एक रोमांटिक मूव करता है, लेकिन ह्यूबर्ट बीच में बोलता है और एम्बर के कॉइन अटैक से लगभग जख्मी हो जाता है। वह किसी वजह से गुस्सा लगती है और सुझाव देती है कि वह पार्टी के बाद अपनी बात जारी रखें। काफी डरा हुआ बर्कमैन उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है, जबकि वह अपने शांति और आजादी के पल का मजा ले रहे हैं। कोई गिल्ड के मेन एंट्रेंस से अंदर आता है। एटिसा दरवाजे से हनबिन का बैग लिए हुए आता है। वह चैनल सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट मांगता है, मदद गिरने से पहले। बाद में जब वह जागता है, वह हनबिन को इतना भारी बैग उठाने के लिए उसकी तारीफ करता है। बर्कमैन उसे हनबिन का बैग उठाते देखकर हैरान है, यह सोचकर कि असली आदमी कहाँ भाग गया। इरविन बताती है कि अंदर का मटेरियल वहां नहीं है। एटिस को भी नहीं पता कि वह कहाँ है। उसे सिर्फ इतना पता है कि वह यह उसके लिए एक फेवर के तौर पर कर रहा है। एम्बर चेक करती है बैग और उसके अंदर कुछ पैसे मिलते हैं। पैसे 10 बैग्स में हैं, हर बैग में 1000 एक्स। बर्कमैन के पास बहुत सवाल हैं, लेकिन भले ही उसने सब कुछ बेच दिया हो, एरिक के दोस्त ने जो पैसे दिए हैं वह मार्केट प्राइस से ज्यादा हैं। एटी से टैंक को देता है हनबिन का हंटर बैज, यह बताते हुए कि उसने रिटायर कर लिया है। टैंक चाहता है कि वह बोले अगर उसे उसके जाने की वजह पता है, लेकिन उसने सिर्फ एटीसे को यह इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन कैसे? उसके चेहरे पर डर का भाव। फ्लैशबैक में दिखता है कि डार्क ब्रदरहुड ने उसे ग्रेट अर्थ का ऑफिशियल बैज दिखाया था, जिन्हें 20 साल पहले 4 हीरोज ने खत्म कर दिया था। हनबिन नाटक करता है कि उसे नहीं पता यह क्या है। इंक्विजिटर को यकीन है कि उस जैसा लेवल 5 वाला इसके बारे में कुछ नहीं जानता होगा, लेकिन अगर उस जैसा लेवल 5 वाला, भले ही यह नामुमकिन हो, अदर वर्ल्डर बन जाता है और उन्हें पहचान लेता है, तो वह चाहेगा कि उसे वह कहानी याद रहे जो उसने सुनाई थी। वर्तमान में हानबिन परेशान है और सोचता है कि उसके साथ एक भी अच्छी चीज नहीं हो रही। वह आसपास देखता है और कुछ गुंडों को उसे घूरते हुए पाता है। ओम्प्रा सिटी के हंटर्स गिल्ड में वापस सब उसके अचानक जाने से चौंक जाते हैं। ह्यूबर्ट उस पर गुस्सा है क्योंकि वह उनसे बात करने नहीं आया। उसे लगता है कि उन्हें कम से कम उसे रुकने के लिए मनाना चाहिए था, लेकिन बर्कमैन उसे जल्दी से चुप करा देता है। वह उसे याद दिलाता है कि उनके काम में जान का खतरा होता है, इसलिए उन्हें किसी पर भी वही खतरा उठाने का दबाव नहीं डालना चाहिए। बर्कमैन अटीसे से पूछता है कि हनबिन को बता दे कि जब भी वह चाहे वह उनका बैग बॉय बनने के लिए स्वागत है। वह यह मैसेज आगे पहुंचाने को तैयार हो जाता है। अंदर वह सोचता है कि उसे हनबिन के कारण नहीं पता, लेकिन उसे थोड़ी जलन होती है कुछ लोगों को उसकी परवाह करते देखकर। इधर हनबिन खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वह अपनी आंखें खोलता है तो कुछ गुंडे दिखते हैं और सोचता है कि वह कहाँ है। एक गुंडा कहता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा और सोचता है कि वह हंटर होगा। गुंडा कहता है कि उसने सुना है कि हनबिन ने उसके आदमियों के हाथ पैर तोड़े हैं। ऊपर से वह उनके इलाके में सोया और उनका सामान खराब कर दिया। गुनहगार अपने आदमियों को हुए नुकसान के लिए माफी मांगता है, लेकिन बताता है कि उनके हाथ पैर तब टूटे जब उन्होंने उसे मारा, न कि उल्टा। और क्योंकि उसके पास सोने की कोई जगह नहीं थी, वह बस एक खाली घर में सो गया जो उसे मिला था। दूसरे गुंडे हैरान हैं कि एक इंसान का शरीर दीवार जैसा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उन्हें यकीन है कि हनबिन कोई मैजिक यूज कर रहा है। वह बताता है कि वह मैजिक यूज नहीं करता, गुंडों को उस पर मैजिक टेस्ट करने के लिए उकसाते हुए। अगर गुंडों का बॉस उसे मारने के लिए ललचाता नहीं है जैसे पीछे वाले गुंडे, तो क्या इसका मतलब है कि वह डरपोक है? जब वह इतनी अजीब बात कहने से इनकार करते हैं, वह उन्हें झूठा कहता है। गुस्से में एक गुंडा उसके चेहरे पर पंच मारता है, लेकिन ये गुंडे के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि उसका हाथ टूट जाता है, क्योंकि उसने गुंडे के बॉस से लड़कर आग लगा दी है। वह सोचता है कि वह वहां से कैसे निकल पाएगा। गुंडे गेसिंग गेम खेल रहे हैं और उसका प्रोफेशन गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हनबिन को लगता है कि यहाँ से निकलना आसान होगा, लेकिन और ज्यादा गड़बड़ करने से कुछ अच्छा नहीं होगा। गुंडों का चेयरमैन आता है और उसे पता चलता है कि सिर्फ एक हंटर पकड़ा गया है, और दूसरे गुंडों के विपरीत वह अकेला नहीं है जो पकड़ा गया है। वह डरता नहीं है और उसे कुत्ता भी कहता है, जिससे चेयरमैन बहुत गुस्सा हो जाता है। हैरानी की बात है, उसे पता लगता है कि वह रॉक माउंटेन से है, शायद उसके बुरे गुस्से की वजह से। वह अपने आदमी को उसे छोड़ने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर वह चाहता तो उन्हें आराम से खत्म कर देता। हनबिन काफी हैरान है। चेयरमैन बताने को तैयार हो जाता है कि उसे रॉक माउंटेन के बारे में कैसे पता है, सिर्फ तब जब हनबिन उसके लिए काम करे। डंजन गायब होने के 6 महीने बाद ओम्प्रेस सिटी की ईस्टर्न कासल वॉल के रेजिडेंशियल एरिया में डाकू एक रेजिडेंट का सामान जबरदस्ती इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वह किचन का सामान हो या फर्नीचर। उन्होंने हर वह चीज इकट्ठा कर ली है जो कीमती लगती है। उन घरों में से एक के सामने एक औरत मिन्नत करती है कि वह उनकी प्रॉपर्टी न ले। डाकू दावा करते हैं कि उन्होंने घर के आदमी को बता दिया है कि वह सब कुछ हैंडल करेंगे। घर का आदमी, औरत का पति, दौड़ता हुआ आता है और डाकुओं पर कूद जाता है, लेकिन डाकुओं का इंचार्ज आदमी उसे शोर न मचाने को कहता है और अपने आदमियों को हथौड़ा लाने का हुक्म देता है। आदमी को हथौड़ा लाने को कहा जाता है। आदमी को हथौड़ा लाने को कहा जाता है। घर का आदमी अच्छे आर्मर पहने हुए एक बड़े आदमी को एक बड़ा हथौड़ा लिए देखकर हैरान रह जाता है।
अपने घर को बचाने के लिए आदमी अपनी तलवार हनबिन की तरफ करता है। आदमी उसकी छाती में चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार उसकी स्किन को भेद नहीं पाती। वह पहले उसे रास्ते से हटा देता है और फिर एक ही वार में उसका घर तोड़ देता है। इसके बाद परिवार को एनप्रॉस बिल्डर्स एसोसिएशन के एक प्रोजेक्ट से मिलाया जाता है, जिसे वह आगे बढ़ा रहे हैं। गुंडों में से गंजा आदमी उन्हें उनका नया घर दिखाता है, क्योंकि वह सिर्फ सिटी वॉल्स तैयार नहीं कर रहे, बल्कि पुराने घरों को तोड़कर फैमिलीज को ज्यादा स्ट्रांग और नए घर भी दे रहे हैं। नए घर उन्हीं मटेरियल से बने हैं जो नोबल्स अपने कासल्स बनाने के लिए यूज करते थे, और गोलेम मैजिक से स्ट्रांग किए गए हैं, इसलिए वह काफी मजबूत है। इसके अलावा उन्होंने इसे एक खास स्लाइम एक्सट्रैक्ट कोटिंग से फिनिश किया है, ताकि मॉन्स्टर्स और दुश्मन बिल्डिंग पर न चढ़ पाएं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनका घर टूटने से लेकर नया मिलने तक उन्हें हैरान कर गई है। गंजा आदमी फिर घर में रहने की शर्तें बताता है। उन्हें वहां रहने की इजाजत है जब तक वह इस बात पर राजी हैं कि सोल्जर्स उनके घरों पर कब्जा कर सकें इमरजेंसी में, जब सिविलियंस को निकाल दिया गया हो। इसके अलावा घर के आदमी को कासल वॉल को मेंटेन करने में मदद करने के लिए मंथली पेमेंट मिल सकती है। गंजे आदमी ने यह सब पहले ही घर के आदमी को समझाया था, लेकिन वह आदमी उस वक्त नशे में था और कुछ नहीं समझा। घर का आदमी उनका शुक्रिया करता है उनकी और उसके परिवार की ऐसे मदद करने के लिए। वह उस पर तलवार तानने पर काफी पछताता है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। हनबिन इस जगह से जाने के लिए बेचैन है और गंजे आदमी से पूछता है कि क्या उनका काम खत्म हो गया है। घर का आदमी उसे खाना खाने के लिए रुकने की पेशकश करता है, लेकिन वह और ज्यादा इंतजार करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे वापस जाकर रिपोर्ट देनी है। गंजा आदमी उसे बदतमीज कहता है, क्योंकि घर का आदमी उन्हें सच्चे दिल से खाना दे रहा है। बातें और बिगड़ जाती हैं जब गंजा आदमी उसे अजीब कहता है। वह अपने जज्बात को संभाल नहीं पाता और उसके आसपास सब कुछ इतनी तेज हो रहा है कि वह उसे समझ भी नहीं पाता। उसकी नेगेटिव इमोशंस हेरेसी इंक्विजिटर्स, खासकर डार्क ब्रदरहुड से मिलने की वजह से बढ़ जाती है। जब उसे होश आता है, वह खुद को ऐसी हालत में पाता है जहां वह एक छोटे बच्चे को मारने वाला है। उसे एहसास होने के बाद कि उसने गड़बड़ कर दी है, वह जल्दी से चला जाता है। उसने एसोसिएशन के लिए आधे साल काम किया है और हर कमीशन पर 600 एक्स मिलते हैं, जो एक मिड लेवल हंटर जितना कमाता है उससे ज्यादा है। वह इतना इसलिए कमाता है क्योंकि वह एक महीने का काम एक दिन में कर सकता है। यही वजह है कि वह दूसरी सिटीज में मौजूद दूसरी बिल्डर्स एसोसिएशंस में भी फेमस है, लेकिन किसी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की है। वह गुंडों या डाकुओं के चेयरमैन के पास वापस आता है। वह दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और मेन आदमी से पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है। वह जानना चाहता है कि जो बिल्डिंग्स यहाँ आमतौर पर नहीं होती, वह अचानक क्यों दिखने लगी हैं। वह दावा करता है कि इसलिए उसने पैसे दिए और उन्हें बाहर भेजा, क्योंकि इन बच्चों ने पहले कभी ऐसी बिल्डिंग्स नहीं देखी है। लेकिन सोचता है कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हनबिन बात भी नहीं करता और उसका बेटा भी जिद करता है कि वह गूंगा है। हनबिन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने 5 महीने से वह सब किया है जो उसे करने को कहा गया था। वह गुस्से में टेबल को अपने नंगे हाथों से तोड़ देता है, उसकी मोटिवेशंस पूछते हुए। चेयरमैन पूछता है कि क्या उसका गुस्सा खत्म हो गया है। फिर वह बताता है कि वह सब 40 साल पहले तक एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे। दूसरी बार वह हम और अदर वर्ल्डर शब्दों पर जोर देता है, यह बताते हुए कि इस दुनिया के इंसान और अदर वर्ल्डर्स दोनों ने कुछ वक्त तक शांति से जिंदगी गुजारी थी। हनबिन को पहले से ही शक था कि जिस आदमी की वह सेवा कर रहा था उसे पहले से पता था। चेयरमैन सोचता है कि क्या हानबिन को पता है कि वह अच्छे से क्यों नहीं सो पाता, क्यों उसे छुपकर खाना पड़ता है और क्यों वह किसी से बात नहीं कर पाता। हैनबिन को लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि वह अदर वर्ल्डर है। चेयरमैन सोचता है कि यह मेन रीजन नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वह दूसरे लोगों की तरह नहीं रह सकता। लोगों ने अदर वर्ल्डर्स को सिर्फ हंटर्स के रूप में काम करते देखा है। पहले अदर वर्ल्डर्स के दिखे हुए 40 साल हो गए हैं। असल में दूसरे जॉब्स में काम करने वाले लोग हंटर्स से ज्यादा हैं, लेकिन बदले में कई अदर वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज और कल्चर्स को अपनाया गया है। अगर वह लड़ाई नहीं करता और नॉर्मल जिंदगी जीता है तो कोई कुछ नहीं सोचेगा। चेयरमैन उसे एक सलाह देता है कि इस काम को खत्म करने के बाद हंटर्स के साथ न जुड़े, अगर वह एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता है। यह काम एक हंटर का कमीशन है, जो खास तौर पर हानबिन के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। उसे लगता है कि उसके पास इसे एक्सेप्ट करने का कोई रीजन नहीं है और वह कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। चेयरमैन दरवाजे की तरफ इशारा करता है, ये बताते हुए कि कोई इस बात से सहमत नहीं है और रिक्वेस्ट करता है कि हनबिन ही होना चाहिए। अपना सर इधर उधर घुमाता है। एटीज को पता है। अपने पुराने दोस्त को देखकर वह सोचता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा जब उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। उसे कहा जाता है कि ज्यादा स्ट्रेस न ले, क्योंकि सबको पहले ही पता है। वह बताता है कि वह आदमी उसे तंग करता रहा, इसलिए उसने सोचा कि वह कम से कम उसकी बात सुन ले। चेयरमैन उसे यकीन दिलाता है कि यह मेहमान उसे अब और परेशान नहीं करेगा। हनबिन को एटिस के लिए बुरा लगता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि कोई उसके साथ जुड़े। मेज चेयरमैन को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वह आदमी हनबिन को उसे देने से मना कर देता है, क्योंकि हनबिन बिल्डर्स एसोसिएशन के लिए काम करता है तो टेक्निकली वह उनका परिवार है। मेहमान पर गुस्सा होकर चेयरमैन अपना हाथ टेबल पर पटकता है। वह सोचता है कि एटिस एम्प्रेस गिल्ड के ऑर्डर पर हनबिन को वापस लेने आया है और इसे अपनी ताकत का अपमान समझता है। मेज बताता है कि यह उसका फेवर है, गिल्ड का यहाँ कोई काम नहीं है। चेयरमैन,
पता चलता है कि मेहमान और उसका आदमी अलग अलग पार्टीज में थे और खासकर करीब नहीं थे, लेकिन हान बिन ने उसे बचाया था जब उसके पार्टी मेंबर ने उसे ढूंढा था। वह अटीसा की एक्सप्लेनेशन को ठीक से समझ नहीं पाता और पूछता है कि क्या अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स के मिलने में कोई दिक्कत है। मेज साफ करता है कि वह उस वक्त नंगा था, लेकिन और ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। यह सोचकर कि क्या हुआ होगा, चेयरमैन कहता है कि वह समझ गया, क्योंकि हनबिन ने चेयरमैन के साथ काफी टाइम गुजारा है। वह देख सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसे बताता है कि वह गलत समझ रहा है। वह हनबिन को बदमाश कहता है। इधर आटिसा को लगता है कि उसका पुराना दोस्त लाओदे वाली घटना के बाद गिल्ड से गुजर रहा था। सिटी छोड़ने से पहले वह बहुत मुश्किल हालत में था और उसने उसे गिल्ड को 10 लाख एक्स का चेक डिलीवर करने को कहा था हंटर का काम छोड़ने से पहले। उस पल सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, चेयरमैन के जवाब का इंतजार करते हुए। अचानक आदमी खुद हानबिन को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और उस पर चिल्लाता है कि अगर वह आदमी है तो उसे जाकर अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपना काम खत्म किए बिना वापस आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एटिस को राहत मिलती है कि उसने हनबिन को उसकी मदद करने की इजाजत दी। हनबिन उस पर चिल्लाता है क्योंकि उसने घटना की सही डिटेल्स नहीं दी। मेज को यकीन है कि हेरेसी इंक्विजिटर्स के साथ की हालत थोड़ी नाजुक है। हनबिन को लगता है कि वह अब और भी बुरी हालत में है। वह आर्ग्यू करता है कि उसे हंटर का काम छोड़े हुए 5 महीने हो गए हैं। आरटीसी उसे साथा फॉरेस्ट से सैंपल्स एक्सप्लोर करने और कलेक्ट करने के उसके क्वेस्ट की याद दिलाता है और इसलिए यह खतरनाक नहीं होगा। वह उसे बचाने का वादा करता है अगर हालत खराब होती है। इसके अलावा वह चाहता है कि वह फॉर्मली बात न करे। कुछ देर बाद साउथा फॉरेस्ट में दोनों अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। हानबिन सोच रहा है कि वह ही क्यों, एटिस ने किसी और को क्यों नहीं चुना। उसे याद आता है कि चेयरमैन ने उसे बताया था कि जब तक वह नॉर्मल बिहेव करेगा कुछ भी शकी नहीं लगेगा। उसे एक छोटी सी लो लेवल मॉन्स्टर की प्रजाति मिलती है जो फॉरेस्ट में रहती है, जिसे केलॉग कहते हैं। वह उसके साथ खेलने की कोशिश करता है लेकिन उसे काट लिया जाता है। एटी से दूसरी तरफ बिना रहम के अपनी फायरबॉल मैजिक यूज करता है केलॉग को खत्म करने के लिए। वह नहीं कर सकता। वह उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उसे कुछ पोषण देता है अगर जहर उसके शरीर में फैलने लगे तो। ऊपर से वह उसकी बाह साफ करता है जहां उसे काटा गया था, लेकिन क्योंकि हनबिन की स्किन बहुत मोटी है भेदने के लिए, मॉन्स्टर उसके शरीर में कोई जहर नहीं छोड़ पाया। एटी से उसे कुछ पोषण का सैंपल दिखाता है, चाहता है कि वह उसे बताए जब उसे कुछ ऐसा ही मिले। हनबिन सोचता है कि क्या उसके दोस्त का खून नीला है। किसी से पूछना कि क्या उनका खून नीला है ऐसा है जैसे उस शख्स से पूछना कि क्या वह इंसान नहीं है या उनमें सिंपैथी जैसे कोई जज्बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखी, लेकिन आर्टिस्ट ने हर वह चीज जला दी जो उनके रास्ते में थी। इस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। हनबिन उसे फायर मैजिक यूज करने से रोकना चाहता है। आर्टी से उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि अगर वह अपना मैजिक रोकेगा तो आग बुझ जाएगी। हनबिन जिद करता है कि ये बैंड है। बाद में मेज बताता है कि लौडा की पार्टी वह पहली पार्टी थी जिसे उसने ज्वाइन किया था। लौडा के साथ रहना उसके लिए थोड़ा अजीब था, इसलिए वह अकेला चला गया और उसे लोगों के साथ काम करने का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। यह उसकी पहली बार कैंपिंग भी थी। हनबिन उससे पूछता है कि उसने हंटर्स गिल्ड क्यों ज्वाइन किया। उसने सोचा था कि खुद से मटेरियल्स कलेक्ट और रिसर्च करना मजेदार होगा। अमीर लोग और मेजर्स सिर्फ मैजिकल रिसर्च करके लेवल अप कर सकते हैं, इसलिए उन्हें फील्ड में जाने की जरूरत नहीं होती। हंसते हुए हनबिन उससे पूछता है कि एक ड्रैगन घर पर ड्रैगन्स का हंट कैसे कर सकता है। वह बताता है कि उसका अपने फैमिली बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से ड्रैगन्स लगभग खत्म हो चुके हैं। हनबिन सोचता है कि अब ड्रैगन्स आसपास क्यों नहीं है। एटीज को यकीन नहीं है क्यों, लेकिन उसे लगने लगा है कि उसके टीममेट को ड्रैगन्स पसंद है। उसे लगता है कि वह लेवल अप कर सकता है अगर उसे कोई ड्रैगन मिल जाए, और एटीसी से झूठ बोलता है कि जहां से वह है वहां कोई ड्रैगन्स नहीं है। वह रेयर मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए उन्हें देखना मुश्किल है। मेज ड्रैगन्स को एक डरावना मॉन्स्टर बताता है जो आसमान में कासल वॉल्स जितने बड़े पंखों के साथ उड़ते हैं। वह अपनी बेहद माना से जमीन को जला सकते हैं, लेकिन असली वजह जिससे उनसे डरना चाहिए ये है कि उनके लेवल्स हर दुश्मन को हराने के साथ बढ़ते हैं, एक अदर वर्ल्डर की तरह। वह मॉन्स्टर्स की एक समझदार प्रजाति हैं जो दूसरों से बोलकर बात कर सकते हैं। ड्रैगन्स छुपकर और अकेली जिंदगी जीकर गुप्त रूप से जिंदा हो सकते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हानबिन कहता है कि ड्रैगन्स कितने भी अकेले क्यों न हो, सेफ रहना बेहतर हो सकता है। वह बातचीत में कोशिश करता है, कहता है कि वह एक वाइवर्न को जानता है जो बोलता भी है लेकिन छुपकर रहना पसंद करता है। एटी से जोर से हंसने लगता है, ये सोचकर कि हनबिन मजाक कर रहा है। वह उससे पूछता है कि क्या उसने दोबारा हंटर बनने के बारे में सोचा है। हनबिन सोचता है कि वह पार्टी के लीडर टैंक को अपना चेहरा कैसे दिखाएगा क्योंकि यह शर्मनाक होगा। मेज बताता है कि वह अपनी खुद की पार्टी बना रहा है और हनबिन को उसमें शामिल करना चाहता है, जो सोचता है कि वह ही क्यों, क्योंकि वह दोबारा भाग सकता है। एटिस मानता है कि उसे हनबिन के बर्कमैन की पार्टी छोड़ने का असली रीजन नहीं पता, लेकिन उसे यकीन दिलाता है कि उसे उसके राज पता चलने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह एटिसा की बातों से अनकंफर्टेबल लगता है और बताता है कि मेज के भी राज हैं, जिससे वह हैरान रह जाता है। हनबिन को शक है क्योंकि एक मेज बिना कोई स्पेल कास्ट किए मैजिक कैसे यूज कर सकता है। मेज चाहता है कि वह दोनों अपने राज को राज रखें, जो
हनबिन को यकीन नहीं दिलाता क्योंकि उसे लगता है कि एटिस उसे पहले धोखा दे सकता है। माहौल में तनाव बढ़ जाता है जब दोनों लड़ने की तैयारी करते हैं। सोर्ड किंग अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, तलवार, जबकि मेज ने पहले ही अपनी वॉन्ड चार्ज कर ली है और अटैक करने वाला है। एटिस एक मोनो बुलेट शूट करता है जो हानबिन के चेहरे के पास से गुजर जाती है और उसके पीछे खड़े एक बीस्ट को लगती है। हनबिन, जिसे लगा था कि उसे मैनो बुलेट लगेगी, हैरान रह जाता है। मेज बताता है कि उसने बीस्ट के गले में माना बुलेट मारी और उसके लंग्स को जला दिया, ये शायद दम घुटने से मर जाएगा। हनबिन को पता चलता है कि अगर मॉन्स्टर ने आवाज की होती तो वह दूसरों को अलर्ट कर सकता था। उसे यकीन है कि एटिस बर्कमैन की पार्टी के मेज से अलग लेवल पर है। वह सच में हैरान है कि उसने कितनी जल्दी फैसला ले लिया। उसने सोचा था कि मेज एक नाजुक यंग मास्टर है जो घर पर रहता था और रिसर्च करता था। एटिस सोचता है कि अच्छा होगा अगर वह हनबिन को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मना सके, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। वह हनबिन को मॉन्स्टर का पेट खोलने का हुक्म देता है जब वह नेट चेक करने जाता है। वह हनबिन का पेट खोलता है और हनबिन का पेट चेक करता है। वह हनबिन का पेट खोलता है और हनबिन का पेट चेक करता है। वह हनबिन को बताता है कि कैसे वह मॉन्स्टर्स जो आमतौर पर इंसानों के पास नहीं आते, खुले इलाकों में आ गए हैं और उन पर हमला किया है। हनबिन को यह अजीब नहीं लगता, आखिर उसके दोस्त ने सब कुछ जला दिया था। वह फिर उस मॉन्स्टर को देखता है जिसे एटिसे ने पहले गिराया था और उसे पता चलता है कि यह लेवल 21 का मॉन्स्टर है जिसका नाम कोबोल्ड है और वह आमतौर पर डंजन के अंदर दिखते हैं। एटिसी उस पर गुस्सा होता है ठीक से न सुनने के लिए और उसे कोबोल्ड का पेट खोलने का हुक्म देता है। जब सूरज ढलता है वह चुपचाप पास के गांव में पहुंचते हैं और खुद को एक जगह ढूंढते हैं जहां से वह कोबोल्ड्स को बिना पकड़े देखें। उन्हें टावर में 2 कोबोल्ड्स और ज्यादातर गांव में मिलते हैं, लेकिन इतना अंधेरा है कि वह साफ देख नहीं पाते। पता चलता है कि उन्हें कोबोल्ड के पेट में एक इंसान की उंगली मिली जो शायद गांव से थी जहां वह हैं। इसका मतलब है कि कोबोल्ड्स ने इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया है। जब हनबिन उससे पूछता है कि क्या कोई नया डंजन दिखा है, एटिसे कहता है कि ऐसा नहीं है। दिखने पर मेज बताता है कि यह सच नहीं है क्योंकि अगर नया डंजन दिखता तो ऑन प्रेस को टोपोग्राफी में चेंजेस पता चल जाते। हनबिन सोचता है कि अगर नया डंजन नहीं दिखा है तो यहाँ डंजन मॉन्स्टर्स क्यों हैं। वह सुझाव देता है कि अब जब उन्होंने जगह देख ली है तो वापस जाकर हंटर गिल्ड को रिपोर्ट करें। एटिसे मोनोक्यूलर की मदद से गांव के पास किसी को देखता है। उसे एक आदमी मिलता है जो रस्सी से बंधा हुआ और लटका हुआ लगता है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हानबिन उसे रोक देता है, शक्र करते हुए कि आदमी पहले ही मर चुका होगा। टावर में मौजूद 2 कोबोल्ड्स में से एक को माना एरो लगती है। उसका कोबोल्ड साथी एरो को स्किन से निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसे चला देता है। हनबिन पूछता है कि उसने क्या यूज किया। एटिस बताता है कि उसका वेपन एक डिवाइस है जो मैजिक स्टोन्स शूट करता है जिन पर मैजिक स्पेल्स लिखे होते हैं। मेज अचानक कोबोल्ड की तरफ दौड़ने लगता है और अपने दोस्त को वहीं रुकने का हुक्म देता है जब तक वह बाकी सब संभालता है। हनबिन लटके हुए आदमी का स्टेटस चेक करता है और सब देखने पर वह पहले ही मर चुका है। गांव आग की वजह से चमक रहा है और उसकी हालत के हिसाब से आर्टिस्ट सोचता है कि कोबोल्ड्स ने इस गांव पर लगभग आधे साल से कब्जा कर रखा है और वह एक आदमी ही अकेला बचने वाला हो सकता है। कुछ कोबोल्ड्स जो अंदर छुपे थे बिल्डिंग्स में मेज पर अचानक हमला करते हैं। आर्टिस्ट ने सुना था कि कोबोल्ड्स मॉन्स्टर्स की एक समझदार प्रजाति है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह छुपकर हमला करने जितने स्मार्ट होंगे। वह फायरबॉल का यूज पूरी बिल्डिंग को जलाने के लिए करता है, मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए, लेकिन वह अपनी मैजिक वॉन्ड में थोड़ा एक्स्ट्रा माना डाल देता है और उसे खराब कर देता है। इस नाजुक पल में एक कोबोल्ड एटाइस पर एक बर्छी के साथ कूदता है। मेज एक माना बुलेट कास्ट करता है जो कोबोल्ड के कान के पास से गुजर जाती है, लेकिन वह वॉन्ड उसके चेहरे पर फेंक देता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वह अपनी जेब से एक नई वॉन्ड निकालता है और पूरे आसपास के इलाके को उड़ा देता है। हनबिन आता है और कहता है कि उसने फॉरेस्ट में जो आग लगाई थी वह कुछ नहीं थी। आर्टिसी अब जानता है कि उसका दोस्त सही था, जिस आदमी को वह बचाने दौड़ा था वह मर चुका है। हानबिन को लगता है कि यह कोबोल्ड का काम नहीं है। उसका दोस्त आगे बताता है कि यह किसी मॉन्स्टर ने नहीं किया था, आदमी ठंड से मर गया था। हनबिन बताता है कि उसने यहाँ 1 साल रहने के बावजूद कभी ठंड का मौसम एक्सपीरियंस नहीं किया। एटिस साफ करता है कि यह अकेली अजीब चीज नहीं थी। वह आदमी ऑन प्राउस का लेवल 27 हंटर था। हनबिन बैज देखकर हैरान नहीं है और एक और शब्द पर जोर देता है। मेज हनबिन के एक और पर जोर देने को ठीक से समझ नहीं पाता और उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। वह बताता है कि गांव के ठीक बाहर मलबे में बहुत सारे बैजेस बिखरे हुए थे। ये सब गांव वाले हंटर्स नहीं हो सकते थे और साता फॉरेस्ट क्वेस्ट्स भी इतने ज्यादा नहीं हैं। ऊपर से अगर इतने सारे हंटर्स एक साथ गायब हो जाते तो गिल्ड को पता चल जाता। इसका मतलब है कि वह धीरे धीरे समय के साथ गायब हुए होंगे। अगर ये जगह ऐसी थी जहां हंटर्स इकट्ठे होते और गायब हो जाते, ये क्लूज उन्हें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि डंजन ही हंटर्स की मौत के पीछे की जगह है। एटिस को लगता है कि आइफन प्लेन्स डंजन, जिसे लाउडे ने लगभग 6 महीने पहले साफ किया था, वह टाइमलाइन में बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन डंजन इस गांव और ऑनप्रीज के बीच में था, इसलिए सिटी तक जाना थोड़ा दूर होगा। जब मेज सोच रहा है कि घटनाएं कैसे हुई होंगी, हान बिन उसे एक कुएं के अंदर एक पोर्टल दिखाता है। आसपास तैरते हुए मलबे से
वह नतीजा निकालता है कि पोर्टल बंद लगता है। वह सोचता है कि क्या कोबोल्ड्स इस तरह का मैजिक कर सकते हैं। आर्टिसा बताता है कि कोबोल्ड्स को सिर्फ लाशें या कचरा बनाना आता है। वह उसे मजाक बंद करने को कहता है जब वह टार्टरस के बारे में भी वही बात पूछता है। इस तरह का पोर्टल बनाने के लिए एक लेवल 40 मैजिशियन होना चाहिए जो स्पेस टेलीपोर्टेशन मैजिक को पूरी तरह से समझता हो। क्योंकि इस गांव और ईथन प्लेन्स डंजन के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, लेवल 60, एक को लेवल 60 या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। हनबिन को यह डरावना लगता है और कहता है कि वह क्या करेंगे अगर पोर्टल बनाने वाला दुश्मन निकला तो। वह यह कमेंट तब करता है जब उसे एक लीच उनकी तरफ आता हुआ दिखता है। लीच एक मॉन्स्टर है जो तब बनता है जब एक मैजिशियन खुद को अनडेड में बदल लेता है। वह अपनी फिजिकल एबिलिटीज को वापस ला सकता है। वह हंटर्स के पास कुछ ताने मारते हुए आता है। जब उसे हंटर्स पर कोई जख्म या निशान नहीं मिलते, उसे एहसास होता है कि यह लोग स्ट्रांग हैं और उसके बच्चों ने उनका मनोरंजन किया होगा। लिच नुकसान का अंदाजा लगाता है माना के जलने के निशान देखकर और उसको आर्टिस की तरफ इशारा करता है। उसे ही डैमेज के लिए जिम्मेदार मानता है। हैरानी की बात यह कि वह हनबिन को देख नहीं पा रहा। हनबिन को लगता है स्केलेटन के साथ कुछ गड़बड़ है। एटिस सोचता है अनडेड बनने के बाद इसने अपने 5 सेंसेस खो दिए होंगे। बल्कि ये एरिया के माना एनर्जी को सेंस कर सकता है, मतलब सिर्फ एटिसा की प्रेजेंस फील करेगा, हनबिन की नहीं, क्योंकि वह मेज नहीं है। मेज हनबिन को भागने को कहता है, लेकिन वह अपने दोस्त को पीछे छोड़कर जाने को तैयार नहीं। अचानक उसे कोई उड़ती हुई बर्फ की गोली लग जाती है। लिच बहुत खतरनाक जानवर है। इसे लिच प्लूरल में बात करता है। दोनों हंटर्स को रूड कहता है सवाल का जवाब न देने पर। फिर उसकी आंख ऑर्बिट में दिखती है और अब वह हानबिन को देख पाता है। लेवल 5 हंटर बताता है कि लिच के सरप्राइज अटैक से सिर्फ खरोंच आई है। वह एटिसी को कहता है दुश्मन पर ध्यान दे। स्केलेटन से लगने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि अभी के लेवल पर उसके मेज दोस्त को इसे हराना मुश्किल है। मैरिड कपल क्या होता है? यह स्केलेटन ने अपने मैरिड कोवर्कर से पूछा था जब वह जिंदा था। उसने बताया मैरिड कपल एक ही रास्ता चलते हैं, एक ही दिशा में देखते हैं। उसने यह सुनकर इम्प्रेस होकर जेम्स और कटालिया को हस्बैंड वाइफ बना दिया। शायद अपने कोवर्कर्स थे। उसने जाना था कटालिया ने पहले रिजेक्ट किया था उसे पहले जेम्स के साथ डेट करने से। उसके स्पीच के बीच एटिस मैजिक अटैक मारता है जो वह आसानी से अपनी आइस मैजिक से रोक देता है। लिच गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये लोग उसकी बात भी नहीं सुन रहे। हनबिन कंफ्यूज है, सोचता है अतासी कहाँ निशाना लगा रहा है। एटिस बताता है लिच का मैजिक उसके माना को गाइड कर रहा है और ट्रेजेक्टरी बदल रहा है। स्केलेटन उनकी कोशिश को बेकार कहता है। मेज इतना माना आउटपुट नहीं कर सकता कि इस पर एक चिंगारी भी जला सके। उसे लोगों को स्ट्रगल करते देख मजा आता है तो वह थोड़ी देर अपने ओपोनेंट्स के साथ खेलने का सोचता है। एटिस अभी खत्म नहीं हुआ, वह नया अटैक निकालता है। मैजिक स्टोन फेंककर एनिमी को मारता है, फिर हनबिन को भागने को कहता है, जैसे लिच फिर से उनके अटैक्स बेकार कहने वाला होता है। मेज का नया अटैक एक्टिवेट हो जाता है। स्केलेटन ब्लास्ट में फंस जाता है जो उसने प्लान किया था। अटैक से हैरान होकर हनबिन सोचता है ये कैसे काम कर गया। मेज बताता है फिजिकल अटैक्स इसके अगेंस्ट बेकार थे तो शायद इसने माना ब्लॉक करने का सोचा था, मैजिक स्टोन्स नहीं। उसका अटैक चेन एक्सप्लोजन्स करेगा माना बिल्डअप की वजह से, तो अभी कुछ देर ये कहीं नहीं जा सकेगा। एटीसी कहता है जल्दी से जंगल में घुस जाओ, वहां का माना उनकी प्रेजेंस छुपा देगा। जैसे वह जिंदगी बचाने भाग रहे होते हैं। वह एक सिनिस्टर फीलिंग महसूस करता है। पहले सोचता है डर है, लेकिन फिर समझता है ये फीलिंग इतनी ऑमिनस नहीं। हनबिन अपनी गट फीलिंग से आर्टिस्ट को आइस्ड क्रेविस डोम में गिरने से बचा लेता है। अंदर बर्फ देखकर हैरान होता है। मेज उसका शुक्रिया अदा करता है जिंदगी बचाने का, लेकिन अब हैरान होने का टाइम नहीं, क्योंकि अगर यहाँ लंबी देर रहेंगे तो फ्रोजन डेड जैसे हो जाएंगे। हंटर और जिंदा बचने के चांस बढ़ाने के लिए एटिस फायर मास्क यूज करता है, लेकिन समझता है यह बर्फ को गर्म नहीं करती बल्कि फ्रीज हो जाती है। पूछने पर बताता है लिच ने माना का टेम्परेचर इतना लो कर दिया कि कुछ भी इग्नाइट नहीं कर सकता। वह समझ नहीं पाता और पूछता है ये क्या मतलब है। लाइच बताता है माना इग्नाइट होकर फायर मैजिक बनाता है और माना फ्रोजन होकर आइस मैजिक। ये दोनों इनकम्पैटिबल हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में। एक्सप्लेनेशन के बाद लिच कहता है मेज सिर्फ फायर मैजिक पर फोकस करता है तो उसका माना फ्रीज होना ऑब्वियस है। फायर मैजिक और माना फ्रोजन आइस मैजिक के मैकेनिज्म समझाकर लिच कहता है लेक्चर खत्म, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। लिच फ्रीजिंग स्टॉर्म कास्ट करता है जो ड्यूओ के लिए नया चैलेंज है। हनबिन ठंडी हवा महसूस करता है, लेकिन सोचता है अपने हाई स्टैट्स से हैंडल कर लेगा। दूसरी तरफ उसका दोस्त बहुत मुश्किल से संभल रहा है। स्केलेटन के लंग्स नहीं रहे तो पूछता है कैसा लग रहा है। उसके विक्टिम्स चिल्लाते हैं जब बॉडी में माना फ्रीज होता है, बहुत दर्द होता है। बताता है अगर हनबिन इस हालत में बेहोश हो गया तो दर्द महसूस नहीं करेगा। लेवल 5 हंटर यकीन करता है स्केलेटन अपने दोस्त को धीरे धीरे मरने का प्लान कर रहा है और एटी से बेहोश होने के बाद वह लड़ना शुरू करेगा। ये उसके लिए नॉर्मल इंसान जैसे जीने का सिर्फ यही तरीका है, क्योंकि वह मेज को अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाना चाहता। मेज क्रिटिकल कंडीशन में लग रहा है। वह हानबिन से सेल्फिश होने की माफी मांगता है और फिर अचानक अपने ऊपर ही मैजिक यूज कर देता है। एक पल के लिए वह दर्द से चिल्लाता है जब एनर्जी उसके पूरे बॉडी में घूमती है। हनबिन समझ नहीं पाता वह क्या कर रहा है, सोचता है अपने ऊपर मैजिक क्यों यूज की। इधर लिच हंसने लगता है, यह सब उसके लिए कितना इंटरेस्टिंग है। एटिस पर इंप्रेस होता है, लेकिन सोचता है सिर्फ इससे कितनी देर टिक पाएगा। जानते हुए यह उनकी लास्ट चांस है, मेज हनबिन को ध्यान देने को कहता है।
जैसे ही वह समन करे वह होल की तरफ भाग जाए। सोचता है एटीज प्लान बना रहा है जिसमें वह सैक्रिफाइस होगा तो एक्सप्लेनेशन मांगता है। मैजिशियन बीच में रोकता है और प्रॉमिस करने पर जोर देता है, जो वह प्रेशर में रिलक्टेंटली मान लेता है। लिच क्यूरियस है मेज अगला क्या पक रहा है। टीज उसे गेस करने को कहता है और फिर तुरंत अपने कई वॉन्ड्स हवा में फेंक देता है, जिससे एक्सप्लोजन हो जाती है। स्केलेटन डैमेज से बचने के लिए जल्दी रेंज से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह मैजिशियन के चेन एक्सप्लोजन को समझने की कोशिश करता है, जो वॉन्ड्स के मैजिक स्टोन्स से बना था। स्केलेटन सोचता है मैजिक वॉन्ड एक्सप्लोजन्स इतने वीक हैं कि आइस वॉल में होल नहीं बना सकते, और सोचता है क्या एटिसा का अटैक सुसाइड बॉम्बिंग था। उम्मीद करता है ये डल न हो। मैजिक परसेप्शन एक्टिवेट करता है एरिया स्कैन करने के लिए। मेज के मैजिक स्टोन डस्ट बन गए हैं और बहुत नॉइज कर रहे हैं। लिच बेर माना क्लम्प को देखता है और पता चलता है फायर अभी भी जल रहा है, लेकिन जब टीज डिटेक्ट नहीं कर पाता तो समझ जाता है चीजें उसके हिसाब से नहीं जा रही। इसके ऊपर डंजन भी गायब हो गया। जैसे ही वह हनबिन के साथ खेलने का सोच रहा होता है, ड्रैगन पीछे से अपीयर होता है। हनबिन को समझ आ जाता है फॉरेस्ट में साउंड क्यों आया था जब उसने एटीज को नेकेड देखा था, और वह वहां पहले से क्यों था। वह पजल सॉल्व करता है और पता चलता है उसका दोस्त ड्रैगन था सबसे शुरू से। एटीज अब ड्रैगन फॉर्म में अपने कंपेनियन से कहता है उस पर भरोसा रखे, टाइम की कमी की वजह से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लिच यंग ड्रैगन देखकर स्टन हो जाता है, सिर्फ 100 साल का। उसे यकीन नहीं होता। ये एक्सप्लेन करता है वह कास्टिंग किए बिना फायर मैजिक कैसे यूज कर पाता था। ब्लैक ड्रैगन्स को उड़ना सीखते ही फायर ब्रीथ करने की एबिलिटी होती है। ड्रैगन उसे रोकता है रूमर्स सुनकर ड्रैगन्स को समझने का क्लेम करने पर। लिच मानता है ड्रैगन्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक से लड़कर सीख लेगा। दोनों तरफ लड़ने के लिए तैयार दिखते हैं और स्केलेटन पहले अटैक करता है। स्केलेटन ड्रैगन देखकर अभी भी एक्साइटेड है, जो एनिमी को मारकर एक्सपीरियंस भी गेन कर सकता है। मानता है ड्रैगन के लेवलिंग मैकेनिक्स फिगर आउट कर रहा है और सोचता है कोड क्रैक करने के बाद रिक्रिएट करना आसान होगा। ड्रैगन फायर ब्रीथ करता है और प्रिसाइसली स्केलेटन को मारता है। लिच खतरे से बच जाता है, फिर बताता है ड्रैगन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यंग भी नहीं। एटीज का डैमेज आउटपुट उसके ह्यूमन फॉर्म से भी कम है। स्केलेटन सोचता है ड्रैगन को गिराना कितना मुश्किल होगा, फ्रीजिंग से नॉकआउट करना भी टफ होगा। लिच जल्दी खत्म करने का सोच रहा है। इधर हनबिन नोटिस करता है बहुत हीट एनिमी की बर्फ और फ्रॉस्ट को मेल्ट कर रेन बना रही है, लेकिन एटिसा का लेवल इतना हाई नहीं। ड्रैगन फॉर्म में भी सिर्फ लेवल 52 है। हैंगे हनबिन से कहता है थोड़ी देर और संभल ले, जैसे वह लिच पर अटैक प्रिपेयर कर रहा है। सुपर हीटेड कंप्रेस्ड माना से बना पार्टिकल कैनन यूज करके इवल स्केलेटन आसानी से ड्रैगन के हेवी अटैक को डॉज कर लेता है, अपने लेग्स की ट्रेजेक्टरी मिड एयर बदलकर। स्केलेटन अब हवा में है, ड्रैगन अब हवा में है। स्केलेटन एटिसे को याद दिलाता है यह एरिया उसके कोल्ड माना से घिरा है, तो इतनी दूर से उसका मैजिक आइस नहीं तोड़ सकेगा। इसके ऊपर वह हनबिन को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ रहा है। बताता है उनका आइस वॉल मेल्ट करने का प्लान फेल हो गया, फिर भी वह स्ट्रेस्ड न हो। हनबिन कहता है दुश्मन पर फोकस कर, वह खुद को संभाल लेगा। अंदर सोचता है एटिसा की रेजिस्टेंस इतनी बढ़ गई है कि अब एनिमी भी इजी नहीं ले सकेगा। स्केलेटन अचानक टारगेट हनबिन पर स्विच कर देता है, लेकिन ड्रैगन अपना मैसिव हैंड यूज कर उसे शील्ड कर देता है। वह कन्विंस नहीं कि उसका दोस्त खुद को संभाल सकेगा, लेकिन हनबिन जोर देकर कहता है एटिस टारगेट पर फोकस करे। लिच स्पीचलेस है। ड्रैगन फ्लेम्स से घिरा है और इस लेवल की आइस मैजिक को आसानी से काउंटर कर सकता था, लेकिन नहीं करता। सिर्फ हनबिन को शील्ड करने पर फोकस है। वह गेस करता है शायद ड्रैगन ब्रेन वॉश्ड है, क्योंकि ड्रैगन ह्यूमन को प्रोटेक्ट करे ये रेयर है। एटिस फिर से हनबिन को सराउंड करता है, फुल बॉडी शील्ड बनाकर उसे जिंदा रखता है। उसका ओरिजिनल बॉडी लेवल 70 तक नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी पूरी ताकत से अपने हंटर को बचाने के लिए, और सीक्रेटली अपना वॉन्ड आइस वॉल में घुसा देता है। स्केलेटन वियर्ड गेस करता है हनबिन एटिस का स्नैक है और इसलिए लड़ रहा है क्योंकि डर है कोई उसे छीन लेगा। मेज उसे रिपल्सिव ह्यूमन कहता है और चेन ऑफ फायरबॉल्स फेंकता है। स्केलेटन रियलाइज करता है उसका ओपोनेंट ड्रैगन होने के बावजूद ह्यूमन जैसे बात करता है। लिच सोचता है इतनी पावरफुल बीइंग्स जैसे खुद को ह्यूमंस के बीच छुपकर क्यों जीना पड़ता है, बल्कि ह्यूमंस उनकी वर्शिप करे। एटिस लिच पर पंच मारता है, कुछ जो स्केलेटन ने सबसे कम एक्सपेक्ट किया था, लेकिन लिच अपनी फुटिंग रिगेन कर लेता है और ड्रैगन की थाइज में आइस क्रिस्टल्स घुसा देता है। वह स्केलेटन आराम से हवा में फ्लोट करता है, रिलैक्स्ड दिखता है और कहता है अफसोस है अगर ड्रैगन का लेवल थोड़ा और हाई होता। एटी से हनबिन से पूछता है क्या उसे उससे डर लगता है, आफ्टर ऑल वह ड्रैगन है। सोर्ड किंग स्मर्क करते हुए कहता है उसने एक मॉन्स्टर देखा था जो इससे काफी बड़ा था, उसका दोस्त उनके मुकाबले क्यूट है। अटीसे हंसकर याद दिलाता है उसने क्लेम किया था होम टाउन में ड्रैगन्स नहीं है। उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट है, लेकिन अब टाइम खत्म हो गया, ज्यादा नहीं सुन सकता। मांगता है जवाब क्या हनबिन ने उससे किया प्रॉमिस निभाएगा। हनबिन कुछ बोलने से पहले आइस वॉल अंदर से फट जाती है। एटीसी उसे भागने को कमांड करता है आइस वॉल रिकंस्ट्रक्ट होने से पहले। हनबिन दोस्त को छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन मेज कहता है उसे लिच को रोकना है और याद दिलाता है उन्होंने प्रॉमिस किया था वह जाएगा। उसको यकीन है एटीसी लड़ाई जीतने तक लड़ेगा अगर वह नहीं भागता। वह डिसाइड करता है चला जाए और जल्दी वापस प्लान के साथ। लिच ड्रैगन के गुड एक्ट से एस्टॉनिश्ड है।
बोल उठता है जो मैजिक उसने प्रिपेयर की थी वह वेस्ट हो जाएगी अगर हनबिन चला गया। उसी मोमेंट वाइड रेंज्ड आइस मैजिक आसमान से उस पर बरसने लगती है। वह और बुरा कर देता है ब्लेड स्क्वॉल यूज करके, जो आइस मैजिक को ट्रिगर करता है और वह डिसेंड करने लगते हैं। हनबिन सोचता है सब कहाँ गलत हो गया। क्या जब उसने सोचा था ब्लॉक कर सकता है, जब उसने वेल वाले आदमी के मरने की बात छुपाई, जब उसने लिच के लेवल को जानकर भी उसे नहीं रोका, क्या सब इसलिए क्योंकि वह नॉर्मल लेवल 5 लाइफ जीना चाहता था? एटिस फिर से अपने मैसिव बॉडी से उसे शील्ड करता है और सब हिट्स ले लेता है। हनबिन नॉर्मल इंसान जैसे जीना चाहता था लेकिन इस मेस में फंस गया। लिच ने जो देखा उसे एक ही शब्द में सम अप करता है, रिडिकुलस। वह हैरान है ड्रैगन सिर्फ एक ह्यूमन के लिए मर रहा है। हैंडबिन चेक करता है वह ठीक है कि नहीं। एटी से कहता है वरी न करे, ड्रैगन्स के बॉडीज बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर भी उसे यकीन नहीं कितनी देर तक दोस्त टिक पाएगा। सब आइस जो बॉडी में घुसे थे मेल्ट हो गए हैं और बहुत ब्लड लॉस हो रहा है। सोचता है क्या उसका दोस्त लिच से लड़ाई खत्म करने के बाद भी जिंदा रहेगा। उनके पास पोशंस की नंबर से इतने मैसिव बॉडी को हील नहीं कर सकता और आइडेंटिटी रिवील करना उसके लिए ऑप्शन नहीं। एटिस सोचता है अगर वह और स्ट्रांग होता तो बेहतर होता, भले ही उसने प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। हनबिन डेवास्टेटेड होता है जानकर उसका दोस्त ये सब सिर्फ प्रॉमिस की वजह से कर रहा था। लिच समझ जाता है ड्रैगन को ह्यूमंस पसंद आ गए हैं। जानना चाहता है अटीसा की नजर में क्या स्ट्रांग का वीक को प्रोटेक्ट करना राइचियस है और ऑनरेबल है। स्केलेटन सोचता है ये वीक मेजोरिटी का इल्यूजन है। ये उनका तरीका है स्ट्रांग माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करने का। वह वीक माइनॉरिटी को समन करता है। कोलोसल सोर्ड जो टीस से कई गुना बड़ा है और दोनों ओपोनेंट्स को ऑब्लिटरेट करने को तैयार होता है। समझता है हनबिन को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि गारंटी नहीं वह सरवाइव करके बात न करे। अचानक टीसा को डील ऑफर करता है, अगर वह अपने कंपेनियन को मार दे तो उसे कॉमरेड एक्सेप्ट कर लेगा। एटीज रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमंस की नजर में उस जैसे और लिच जैसे बीइंग सिर्फ मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन उसकी जगह ह्यूमन जैसे जीना छोड़कर इस जैसे बनने के बजाय आज मर भी जाए तो भी वह ह्यूमन जैसे जीना चाहेगा। एटिसा के वर्डिक्ट सुनकर लिच जायंट स्नो कार्व्ड सोर्ड हंटर पर लॉन्च कर देता है। स्माइल करते हुए हानबिन मानता है उसका दोस्त सच में हार्ड लाइफ जीता है और सोचता है प्रॉमिस इतना बड़ा नहीं था। ह्यूमन जैसे जीना आसान नहीं, प्रॉमिसेस निभाना भी नहीं। अचानक वह सोर्ड की तरफ स्प्रिंट करने लगता है और अपनी रॉ स्ट्रेंथ को फीट पर कॉन्सेंट्रेट करके हवा में कूद जाता है। एटिस समझ नहीं पाता हनबिन क्या कर रहा है, जो फिर रिवील करता है उसे भी ह्यूमन जैसे जीना चाहिए लगा। लिच श्योर है हनबिन पहले मर जाएगा चाहे वो कोई भी मैजिक यूज करे। उस मोमेंट हनबिन सब बदल देता है। वह अपने सिर्फ 3 स्किल्स में से एक यूज करता है, साइड स्लैश, जो सिर्फ खत्म ही नहीं करता बल्कि वह क्रेविस डोम को भी तोड़ देता है। वह अपने स्विंग में इतनी ताकत डालता है कि टूटे हुए टुकड़े और मिट्टी दूर दूर पहाड़ों तक जा पहुंचते हैं। एटीज को हानबिन की ताकत हैरान कर देती है। आइस की दीवारें जो बॉम्ब से भी नहीं टूटी थी वह एक स्विंग में बिल्कुल टूट गई। सिर्फ इतना ही नहीं, लिच को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। पिछली बार जब उसने मेजरिंग स्टोन से लेवल चेक किया था तब हानबिन लो लेवल हंटर था। हानबिन पुरानी बात को टाल देता है और कहता है कि यह लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी एटीसे से कहता है कि वह उससे गुस्सा न करे। इस बीच में मेज सोचता है कि उसने कोई मैजिक यूज किया होगा जो मेजरिंग स्टोन को धोखा दे सके और वह बातचीत कर रहे होते हैं। स्केलेटन अपना बदन दोबारा जिंदा करता है और गेहना के उलझाने को शुरू कर देता है। एक ऐसी क्षमता जो उसे टेंटिकल्स बुलाने और उन्हें कंट्रोल करने देती है ताकि दुश्मन को पकड़ सके। लिच ने कभी सोचा नहीं था कि इस स्किल को यूज करेगा, लेकिन अब मजबूर है। यह टेंटिकल्स अपने शिकार की एनर्जी को सोखकर मजबूत होते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह मर नहीं जाते, चाहे शिकार उनका मालिक ही क्यों न हो। स्केलेटन सोचता है कि बहुत अफसोस है कि अब उसे सिर्फ उनकी लाशों से काम चलाना पड़ेगा। हनबिन हैरान है कि लिच फिर से खड़ा हो गया है, हालांकि उसने पूरी ताकत से उसका पूरा बदन बर्बाद कर दिया था। एटी से समझाता है कि उनका दुश्मन पूरा माना से बना है, इसलिए फिजिकल अटैक से नहीं खत्म हो सकता। स्केलेटन उन्हें धमकाता है कि बताओ हानबिन ने लेवल 5 का रूप कैसे लिया था। हानबिन अपने दुश्मन को गलत साबित करने के लिए इतनी ताकत बढ़ाता है कि उसकी शर्ट भी एनर्जी के जोर से फट जाती है। स्केलेटन को जो देख रहा था उस पर यकीन नहीं हो रहा। हानबिन लॉन्गस्वॉर्ड को स्विंग करने के पोज में होता है और जानना चाहता है कि स्केलेटन को उनका लेवल कैसे पता है, हालांकि न उसने और न एटिस ने इसका जिक्र किया। लिच को याद आता है कि जब उसने पहली बार अपनी मौत के बारे में जाना था तब वह दुखी नहीं हुआ था क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे भी नरक थी। वह अपनी दूसरी जिंदगी में ज्यादा सावधान रहा क्योंकि वह दोबारा मरने का रिस्क नहीं ले सकता था। अनडेड के स्क्रोल को चुराने के लिए उसने बहुत प्लानिंग की थी। उसने मौत और डर दोनों को हरा दिया था, या कम से कम यही उसने सोचा था। एटीसी सोचता है कि कितनी बार भी देखे उसका दोस्त बहुत ताकतवर है। वह उसके पैरों से गेहना के टेंटिकल्स को सिर्फ जमीन पर मारकर बर्बाद करने को हैरान करने वाला मानता है। हनबिन शूर है कि उसने लिच की हड्डियों को तोड़ दिया था, लेकिन लगता है कि वह पहले ही जुड़ गया है। खुद को जोड़ने के बाद स्केलेटन हानबिन की तरफ मुड़ता है और सीरियसली उसकी पहचान पूछता है। हानबिन भी उससे यही पूछना चाहता था क्योंकि अब तक जो भी मिला उसने उसका लेवल सही नहीं बताया। वह सोचता है कि लिच या तो कोई गिफ्टेड फॉर्च्यून टेलर है या फिर अदर वर्ल्डर। स्केलेटन जैसे ही हानबिन अपने ख्यालों को बताता है वह भागने की कोशिश करता है,
वह अंदाजा लगाता है कि शायद हानबिन उसे जानकर मारे आया है क्योंकि वह अदर वर्ल्डर है। स्केलेटन मानता है कि उसने उसे कम समझा था, सोचकर कि वह सिर्फ एक गांव का गंवार है। हानबिन उसके सामने आता है, हालांकि वह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा है, और उसे लॉन्ग स्वॉर्ड से मार देता है जैसे बेसबॉल बैट यूज कर रहा हो। जमीन से टकराने के तुरंत बाद मॉन्स्टर दोबारा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। हनबिन अपना गुस्सा बताता है कि कितने अच्छे लोग लिच जैसे बुराई की वजह से दुख उठा रहे हैं। बुरा स्केलेटन आइस पपेट फ्रॉस्ट नाइट को बुलाता है बदला लेने के लिए, लेकिन सोर्ड किंग उसकी डिफेंस के अंदर से गुजर जाता है और उसके चेहरे को लॉन्ग स्वॉर्ड से मार देता है। इस बीच में एटी से दूर से लड़ाई देखकर सोचता है कि उसके दोस्त की ताकत नॉर्मल इंसान से बिल्कुल नहीं मिलती। हालांकि उसे लगता है कि कुछ गलत है। वह अंदाजा लगाता है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो। और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव, ताकि वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है। चलो आगे